So hello guys, welcome back to my channel. It's Official, and yes, in this video I will cover your software engineering unit number 4. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन M3 DSA और माइक्रो प्रोसेसर का पूरा सिलेबस कंप्लीटली अवेलेबल है, अपलोड हो चुका है चैनल के ऊपर। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकते हो जाके, एंड आने वाली एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, जो कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, दैट इज योर डिजाइन इंजीनियरिंग। बहुत सिंपल सा यूनिट है। अगेन मैं जो हर बार बोलती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बात यह है कि लेंदी है, तो आपको ज्यादा चीजें याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो आपको इसमें कोई लॉजिक इतना नहीं लगाना है, कुछ इसमें इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। बात बस यहीं पे आ जाती है कि आपको जो ध्यान रखना है वो ज्यादा रखना है। तो उसमें आपको जो है, मैं याद दिलाने के लिए मैं आपके पास हूँ। मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत सारी ऐसे इजी लैंग्वेज में चीजें बताऊंगी कि आपको वो रियल लाइफ रिलेटेड लगेंगी, एंड ऑब्वियसली आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान में भी रख पाओगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट। तो बेसिकली ये सारा कंटेंट हमें देखना है, एक एक करके हम जल्दी से स्टार्ट ही कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे यूनिट का नाम है डिजाइन इंजीनियरिंग। तो एग्जैक्टली डिजाइन इंजीनियरिंग क्या होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। सो द मेन एम ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग इज टू जनरेट अ मॉडल विच शोज फर्मनेस, डिलाइट एंड कमोडिटी। अब देखो, ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी के अंदर आप जब इसको रिवाइज करने जाओगे तो सिंपल आप ये जो मैंने बोल्ड करी हुई है ना चीजें, बस इतना ही बोल्ड करा हुआ आप जब पढ़ोगे ना तो आपको चीजें बहुत ज्यादा रिमेम्बर हो जाएंगी, एंड मैं आपको इन्हीं पे फोकस कर पाऊंगी। तो अभी के लिए अगर आप मेरा वीडियो जो है वो ध्यान से सुनोगे ना, तो फिर आपको बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी होगा। जहां आपको 1-2 घंटे लगते हैं इस पीपीटी को पढ़ने में, रिवाइज करने में, पढ़ने के बाद भी, वो अगर आप यहाँ पे ध्यान देके वीडियो को सुनोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट लग सकते हैं। या फिर बहुत अच्छे से अगर आपने सुन लिया ना, तो जस्ट स्क्रॉल करने की देर है पूरी पीपीटी को, एंड यू विल गेट एवरीथिंग वेरी क्लियर एंड रिवाइज्ड। फाइन। तो चलिए, सबसे पहली लाइन जो है वो मैं इसको मतलब आपको समझाती हूँ। यहाँ पर डिजाइन इंजीनियरिंग का मेन एम बताया जा रहा है। मेन एम ये है कि हम एक मॉडल जनरेट कर पाते हैं जो कि फॉर्मनेस, डिलाइट एंड कमोडिटी को शो करता है। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली डिजाइन इंजीनियरिंग एक मॉडल बिल्ड करने का ट्राई करता है। मॉडल यानी कि एक प्लान या फिर कोई स्ट्रक्चर होता है। अब उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, ये 3 चीजें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक तो है आपकी फॉर्मनेस। फर्मनेस का मतलब कि वो जो मॉडल है या वो जो प्लान है, वो स्ट्रक्चर है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। तो ये स्ट्रांग एंड रिलायबल को ही क्या बोला जाता है, फर्मनेस बोला जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। बस इतना याद रखो कि स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो मॉडल है वो स्ट्रांग एंड रिलायबल होना चाहिए। देन डिलाइट। डिलाइट का मतलब कि वो बहुत ज्यादा ईजी होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट होना चाहिए टू यूज, है ना। जो यूज करेगा उसको बहुत अच्छा फील होना चाहिए उस मॉडल से, हमें ये उसके अंदर रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज योर कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कि वो जो बेसिक उसका मतलब है, उस मॉडल को बनाने का जो एम है, वो यूजफुल टर्म्स में, एंड जो भी डिजायर्ड नीड्स हैं वो सारे उसमें फुलफिल होने चाहिए। तो ये आपकी 3 चीजें एक मॉडल के अंदर होंगी। तो यही मॉडल, ऐसे ही मॉडल को बनाने के लिए आपको जो इंजीनियरिंग लगती है वो आपकी डिजाइन इंजीनियरिंग बोली जाती है। देखो, मैं सिंपल एग्जांपल आपको इसका देती हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप। तो वो क्या फर्म है, या वो फर्म है, वो विदाउट क्रैशिंग वर्क करता है। कितने सारे मैसेजेस, हम कितने सारे कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं, एंड मल्टीपल यूजर्स के अगर हम ध्यान दें, अगर हमारे ही कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में अगर मोर देन 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, और अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप, तो कितने सारे कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप हैंडल कर रहा है, कितना बैकएंड व्हाट्सएप हैंडल कर रहा है, कितने चैट्स आपके जा रहे हैं, एंड बेसिकली वो चैट्स आपके एंड टू एंड एनक्रिप्टेड भी हैं। इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या, मतलब कि बीच में कोई भी वो चैट्स को पढ़ नहीं सकता, खुद व्हाट्सएप भी उस चैट को पढ़ नहीं सकता, सिर्फ आप देख सकते हो, एंड आप जिसको भेज रहे हो वो देख सकता है। तो ये आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है।
ये कैसे होता है, इसके पीछे बहुत लॉजिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसको जाके और जो है समझ सकते हो। लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताना है। तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप आपका फर्म है। फर्म का मतलब क्या, कि बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है विदाउट क्रैशिंग, है ना। और वो डिलाइट भी है। अब डिलाइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि बहुत इजी टू यूज, है ना। तो उसका डिजाइन इतना सिंपल है कि आज मतलब अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी ही कैन अंडरस्टैंड एंड ही कैन जस्ट गो थ्रू द चैट्स एंड ही कैन गिव चैट्स, इमेजेस अगर हमें डालने हैं, डाउनलोड करना है, वीडियोस डालनी है, डॉक्यूमेंट्स डालने, एवरीथिंग वी कैन डू ओवर देयर। किसी का कॉन्टैक्ट सेव करना है, किसी को ये फॉरवर्ड करना है, तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है, क्योंकि वो जो डिजाइन है, वो जो मॉडल है, वो बहुत ज्यादा सिंपल टू यूज है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या है, डिलाइट है। थर्डली कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कि बिकॉज इट्स हेल्पफुल, उसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन इजीली होना चाहिए। तो यस, वो कम्युनिकेशन को इजी कर रहा है, चैटिंग आपकी इजी हो रही है, कॉलिंग आपकी इजी हो रही है, बहुत सारी चीजें आपकी इजी हो रही हैं। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो कमोडिटी भी फॉलो कर रहा है। तो ये तीनों चीजें जो है आप देखते हो, एंड अगर ये मॉडल आपकी ये तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इट इज मेड थ्रू डिजाइन इंजीनियरिंग। मैंने बहुत टाइम दे दिया है, लेकिन डिजाइन इंजीनियरिंग के फील आपको इसी से आएगी। फाइन। नाउ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज एन आइटरेटिव प्रोसेस थ्रू विच रिक्वायरमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू द ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब आप क्या करते हो, देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन ऐसा नहीं है जो आपका 1 मिनट में हो जाए। आपको आइडिया आया, चलो आज चैटिंग ऐप बनाते हैं एंड व्हाट्सएप बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हमारा इम्प्रूव होते जाता है, अपडेशंस होते जाते हैं। आज भी आप देखोगे तो व्हाट्सएप के हर थोड़े दिन के बाद आपके पास इम्प्रूवमेंट्स, अपडेट्स आ रहे होते हैं। तो वो हमारा अपडेट्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमारा व्हाट्सएप इम्प्रूव हो रहा है। एंड ऐसे ही अगर हम देखें तो पहले वेबसाइट्स कितनी बोरिंग होती थी, लेकिन फिर भी वो उस टाइम की जो है, हम ऐसे बोलते थे कि अरे वेबसाइट है वो, उसको बनाना इजी नहीं है। तो बेसिकली एक जो मॉडल होता है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पर हमारी ये बात हो रही है कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं, है ना। रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं कि एग्जैक्टली हमारे यूजर को चाहिए क्या। उसके बाद हम उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करते हैं ब्लूप्रिंट में। ब्लूप्रिंट मतलब कि एक क्लियर प्लान या फिर एक डायग्राम जिसमें हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, ठीक है। एंड एट लास्ट हम इस ब्लूप्रिंट का यूज करके सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, है ना। और वो सॉफ्टवेयर भी ऐसा नहीं है कि आपने एकदम बिल्ड कर दिया, उसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, आप उसको डिवाइड करते हो एंड देन आप उसको जो है बिल्ड कर रहे होते हो। तो आई होप यू गॉट द प्रोसेस। तो दिस इज नथिंग बट योर आइटरेटिव प्रोसेस, है ना। Now, software design is a mechanism to transform user requirements to some suitable form which helps the programmer in software coding and implementation. मतलब कि सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है, एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज किसके बीच में, आपके यूजर को क्या चाहिए और प्रोग्रामर को कोड में लिखना क्या है। तो इन दोनों चीज के बीच में जो गैप है, जो ब्रिज है, वो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन है। ये क्या कन्वर्ट करता है, यूजर आइडिया को एक क्लियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि प्रोग्रामर्स जो हैं समझ पाए कि एग्जैक्टली हमें बिल्ड क्या करना है एंड हम उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फाइन। तो देखो आपका फूड डिलीवरी ऐप होता है, किसी को फूड डिलीवरी ऐप बना के आपको देना है। तो सबसे पहले डिजाइन विल टर्न दैट आइडिया इनटू स्क्रीन्स, लाइक आपको पहले लॉगिन बनाना है, फिर मेन्यू बनाना है, फिर पेमेंट पेज बनाना है, एक्सेट्रा। सो जो डेवलपर है उस हिसाब से अपनी कोडिंग स्टार्ट करता है ना। तो ऐसा आपका क्या होता है, ये डिजाइन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है इस स्लाइड पे, लेकिन इतना ही टाइम हम हर स्लाइड पे नहीं देंगे। नाउ आई विल फास्टन अप माय टीचिंग बिकॉज ये चीजें अब आपको पता है। अब आप समझ गए हो कि आपको अब थ्योरी कैसे बनानी है। इन्हीं पॉइंट से आप 2 पेज लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितना हो सके उतना लिखने का ट्राई करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1-2 क्वेश्चंस में ही आपने बहुत सारा टाइम दे दिया। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड जितना ज्यादा आप लिख पा रहे होगे उतना लिखने की कोशिश करनी है।
तभी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिलीव मी, कोई इतना ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है आपके आंसर्स, सब बस कीवर्ड्स ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर बात हो रही है डिजाइन इंजीनियरिंग की, तो ये फॉर्मनेस, डिलाइट, कमोडिटी क्या है, आपके ये कीवर्ड्स हैं। तो एग्जामिनर विल सी एंड विल चेक दीज कीवर्ड्स, अगर ये प्रेजेंट है तो पूरा आंसर करेक्ट होगा, ये उन्हें समझ में आ जाता है। पूरी स्टोरी नहीं पढ़ने बैठने वाले हैं। तो फॉर दैट पर्पस ट्राई टू राइट एज मच यू कैन एंड ट्राई टू कवर कंप्लीट पेपर, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है। तो चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो एक एक मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सी, सबसे पहला है आपका करेक्टनेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात किसकी हो रही है, हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात हो रही है। मतलब डिजाइन जो होगा हमारा, वो हमें इन टर्म्स में देखना है, अब इन ऑब्जेक्टिव्स में देखना है। तो बेसिकली करेक्टनेस के अंदर देखो, यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, तो वी विल रीड दिस एंड आप समझ पा रहे होगे कि यही वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये एक एक लाइन को आपको कैसे एनहांस करना है, कैसे इलैबोरेट करना है, देखो। सी, करेक्टनेस के अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी करेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका डिजाइन है, इट शुड डू एग्जैक्टली व्हाट द यूजर वांट्स, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करना चाहिए। कुछ टर्म्स में ज्यादा करेगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए करेक्टनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाट्सएप का जो एम है वो सिर्फ चैटिंग, कम्युनिकेशन, कॉलिंग है, तो बहुत मतलब आपकी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी ही चाहिए। अब उसके अंदर उसने स्टेटस ऐड कर दिया है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर दी है। तो ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि इंगेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फीचर्स के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डिजायर्ड है, अगर चैटिंग ही नहीं हो पाएगी, कॉलिंग ही नहीं हो पाएगी व्हाट्सएप पे, तो क्या लोग सिर्फ स्टेटस देखने जाएंगे व्हाट्सएप पे? हो भी सकता है, लेकिन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट ऐप बन जाएगा? फिर नहीं बन पाएगा, है ना। तो करेक्टनेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये मैंने व्हाट्सएप के बारे में बताया। अब चाहे तो आप इसको एकदम सिंपल कैसे बता सकते हो अपने पेपर में, कि सपोज आप एक कैलकुलेटर ऐप डिजाइन कर रहे हो, तो यूजर का क्या एम होगा कि उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो आप क्या कर पाओगे, अगर सिर्फ यूजर का इतना है कि उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो आप उतना दोगे, है ना। अब आपने उससे एक्स्ट्रा दे दिया तो भी चलेगा, लेकिन क्या आपने एडिशन कट कर दिया, सिर्फ सब्ट्रैक्शन आप दे पा रहे हो, तो क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। कैलकुलेटर आपका फुल टर्म्स में करेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर सॉफ्टवेयर डिजाइन। देन कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में हम क्या बता सकते हैं, द डिजाइन शुड हैव ऑल कंपोनेंट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। मतलब कि जो डिजाइन है उसके अंदर हर चीज होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड हाउ इट कनेक्ट्स विद अदर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉपिंग वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हो, तो डिजाइन के अंदर क्या होना चाहिए, एड टू कार्ट का ऑप्शन होना चाहिए, जो कैसे होगा, वो आपके डेटा स्ट्रक्चर से होगा, है ना, डेटा स्ट्रक्चर से होगा। और मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें, तो आपके पास चेकआउट वाला एक फीचर होता है, पेमेंट वाला फीचर होता है। तो ये सब कैसे आते हैं, मॉड्यूल से आते हैं। एंड थर्डली एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस के अंदर मतलब कि जब आप पेमेंट करने जाते हो, तो फिर वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं पेमेंट ऑप्शंस पे। तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हो, दूसरे ऐप पे चले जाते हो, जीपे पे चले जाते हो, फोन पे चले जाते हो, पेटीएम पे चले जाते हो, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये लिंकेज है आपके एक्सटर्नल इंटरफेस से। तो ये तीनों भी चीजें आपकी कंप्लीटनेस डिफाइन कर रही हैं। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो ये सारी तीनों चीजें ध्यान में रख के आपको वेबसाइट्स बनानी होंगी। द थर्ड थिंग इज योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बोला है, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली बाय द प्रोग्राम। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है, इट शुड वर्क फास्ट एंड वो मेमोरी कम यूज करना चाहिए, टाइम कम यूज करना चाहिए, एनर्जी कम यूज करना चाहिए, लेकिन वर्क फास्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका इमेज एडिटर आप बना रहे हो, वो आपका इमेज एडिटर 2 सेकेंड में ओपन होना चाहिए, एंड उसको फोन को जो है उसकी मेमोरी को स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस को स्लो डाउन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। देन यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। सी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एबल टू मॉडिफाई
मॉडिफाई ऑन चेंजिंग नीड्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, एक ऐप डिप्लॉय कर दिया, अब आप जो है उसके आगे उसको नहीं कर सकते हो, अपडेट्स पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज है ये आपकी नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो डिजाइन है वो आप इजीली अपडेट कर पाओ, इजीली उसके अंदर न्यू फीचर्स को ऐड कर पाओ, पुराने फीचर्स को चेंज भी कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स इन योर फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम ने रील्स को बाद में ऐड किया था, ये आप अगर ध्यान दो, आप पहले से यूज कर रहे होगे या फिर अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि रील्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंस्टाग्राम ने बहुत बाद में डिक्लेयर किया है। पहले वो सिर्फ फेसबुक की तरह था, तो जो रील्स है वो बाद में ऐड हुई है। इसका मतलब जो ऐप है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो डेवलपर्स क्या कर पा रहे हैं, उसके अंदर न्यू फीचर्स को ऐड कर पा रहे हैं। कोई कोई फीचर्स इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर हम आज रील्स बोलें तो सिर्फ इंस्टाग्राम हमारे दिमाग में आता है, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ योर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी इन द डिजाइन। इनकंसिस्टेंसी में मतलब एवरीथिंग इन द डिजाइन शुड फॉलो द सेम रूल एंड पैटर्न। एक ही पैटर्न होना चाहिए, एक ही थीम होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बहुत सारा कलरफुल ऐप बना दिया, मे बी कुछ टर्म्स में वो क्लियर दिखेगा, लेकिन अगर मैं वापस से आपके व्हाट्सएप का एग्जांपल लूं तो क्या आपको बहुत सारे कलर्स उसमें दिखते हुए अच्छे लगेंगे? हर टाइम आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। तो उसकी जो थीम है बहुत परफेक्ट है कि आपका ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर है और आपका ब्लैक कलर है या फिर आपका व्हाइट थीम के हिसाब से। तो बेसिकली ये चीजें बहुत मैटर करती है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने कहीं पर भी उसको इनकंसिस्टेंट बना दिया, आप रूल्स के अलग चले गए, पैटर्न्स के अलग चले गए, तो आपके यूजर्स को और इनफैक्ट डेवलपर्स के भी कंफ्यूजन होती है। फाइन, तो इफ वन पेज हैज ब्लू लॉगिन बटन सपोज फॉर एग्जांपल, तो अदर पेजेस शुडंट लाइक, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि उनके पास रेड लॉगिन बटन आ गया, उनके पास भी ब्लू लॉगिन बटन ही होना चाहिए ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म रहे। फाइन, देन मेंटेनेबिलिटी, तो मेंटेनेबिलिटी में द डिजाइन शुड बी सो सिंपल so that it can be easily maintainable by other designers। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो जो ऐप है या वो जो वेबसाइट है बेसिकली वो जिसने बनाई है बस वो ही उसको आगे जाके अपडेट कर पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा सिंपल मेंटेनेबल कोड हमारा होना चाहिए जो कि दूसरे डिजाइनर्स, दूसरे डेवलपर्स बहुत ज्यादा इजीली समझ पाए एंड उसके अंदर आगे कोलैबोरेट कर पाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है तो हर कोई आपकी नोटबुक लेके जाने की सोचता है ना, लेकिन अगर आप किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो मोस्टली उसकी बुक्स कोई नहीं मांगता है ना। तो यही वजह से, क्योंकि जितना सिंपल, जितना अच्छे से आप लिखोगे तो उतना ही ज्यादा दूसरे लोग उसको ज्यादा इजीली समझ पाते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल यहाँ पर आप समझ सकते हो। आई होप मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया ये ऑब्जेक्टिव्स। सी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आता है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ सी नेक्स्ट, तो डिजाइन प्रोसेस क्या होता है? तो डिजाइन प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस इज द सेट ऑफ रिलेटेड एंड सीक्वेंस्ड टास्क दैट ट्रांसफॉर्म्स अ सेट ऑफ इनपुट टू अ सेट ऑफ आउटपुट। मतलब कि एक प्रोसेस क्या है, एक ग्रुप ऑफ टास्क है जो कि फॉलो होता है एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में। प्रोसेस मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, मतलब जहां से इनपुट लेना है एंड कहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो समथिंग गोज इन लाइक इनपुट एंड समथिंग यूजफुल कम्स आउट फ्रॉम आउटपुट। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में आपका प्रोसेस फॉलो होता है। लाइक जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो, आप सैंडविच बनाते हो तो सैंडविच के अंदर इनपुट क्या है आपका, ब्रेड होता है, बटर होता है, वेजीज होते हैं। एंड स्टेप्स क्या है, पहले आप बटर लगाते हो, फिर वेजीज ऐड करते हो, फिर सैंडविच को क्लोज करते हो, है ना। उससे आउटपुट क्या मिला, रेडी टू ईट सैंडविच। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है। अगर आप सेम प्रोसेस से चलोगे तो चीजें आपकी परफेक्ट बनती है। तो सेम आइडिया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। इनपुट क्या है, आपके रिक्वायरमेंट्स इनपुट होते हैं, प्रोसेस के अंदर आपके डिजाइन स्टेप्स फॉलो होते हैं, उसके बाद आउटपुट में हमें क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट मिलता है। ठीक है, देन इट इज प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर टू अचीव द इंटेंडेड गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर, है ना। तो हम डिजाइन ही क्यों कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, सो इट कैन डू व्हाट इट सपोज टू डू टू रीच इट्स मेन पर्पस। फाइन,
सॉफ्टवेयर डिजाइन इज डन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रिमिटिव कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो हम कैसे वो क्या यूज करता है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही क्या होते हैं, आपके प्रिमिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि हम पूरे होल सिस्टम को जो है डिजाइन कर पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Then it refers to all activity in conceptualizing, framing and implementing। मतलब कि आपका जो डिजाइन है उसके अंदर सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होनी चाहिए, कि where we think about ideas, we plan the structure and prepare how to build the software, so this is important। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है conceptualizing। देखो एकदम सिंपल मैं आपको समझाती हूँ। देखो सपोज आप बर्थडे पार्टी जो है ना प्लान कर रहे हो, मैं बहुत सारे एग्जांपल सोच के आई हूँ, तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल रहे होंगे, लेकिन देखो समझने के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। आई विल नॉट मेक यू बोर जस्ट बाय रीडिंग द स्लाइड्स। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मैं ये बोल रही थी कि हम बर्थडे पार्टी जो है प्लान कर रहे हैं। अब बर्थडे पार्टी में हम ना कोई एक थीम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया है, हम कोई भी एक थीम आप समझ सकते हो, स्पेस थीम हो जाती है, बॉलीवुड थीम हो जाती है। तो आपने क्या किया है, एक थीम को क्या किया है, सोच के रखा है। तो वो थीम को डिसाइड करना ही क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। ठीक है, देन फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब कि आप लिस्ट बना रहे हो कि कितने गेस्ट आएंगे, क्या बजट है, क्या फूड होगा, क्या गेम्स होंगे, तो ये सारे आप फ्रेमिंग के अंदर करते हो। एंड एट लास्ट इम्प्लीमेंटिंग की क्या है, एक्चुअली आप डेकोरेट कर रहे हो, एक्चुअली आप इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ये सब में क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंटिंग आ जाती है। तो सेम विद सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, हम पहले थिंक करते हैं, फिर प्लान करते हैं एंड उसके बाद उसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। देन इट समटाइम्स रेफर टू एक्टिविटी विच कम्स इन बिटवीन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग और कोडिंग। मतलब डिजाइन हैपेंस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ये याद रखो। डिजाइन आप ऐसे ही नहीं बना सकते, डिजाइन के लिए पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, तो यूजर्स के नीड की अंडरस्टैंडिंग, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कब होते हैं, बिफोर राइटिंग द कोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप अपना हाउस बनाना है आपको एंड उसका ब्लूप्रिंट आप ड्रॉ कर रहे हो, तो यू डू इट आफ्टर डिसाइडिंग कि कितने रूम्स आपको चाहिए, या फिर मतलब आपको क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली आप इतना सिंपल समझो कि मैं बस इतना दिमाग में रखूंगी पहले से कि मुझे इतने रूम्स चाहिए, तभी तो मैं ब्लूप्रिंट को बना पाऊंगी, ऐसे ही थोड़ी मैं पहले ही ब्लूप्रिंट को बना लूंगी। फाइन, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज डिजाइन प्रोसेस। यहाँ पर कुछ और भी इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। सी, इट ऑलवेज रेफर्स टू फाइंडिंग सोल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। जो डिजाइन होता है, डिजाइन क्या है, एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो एक स्मार्ट और क्रिएटिव वे के अंदर। तो दैट इज नथिंग बट योर, मतलब आप सोल्यूशन एक फाइंड आउट कर रहे हो और या फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपका सपोज हमारे पास पहले ये फीचर नहीं था, लेकिन हमने बाद में व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड, हम जब लॉग इन कर रहे हैं, हम जब साइन अप कर रहे हैं बेसिकली, तो लॉग इन के सिस्टम में हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड वाला जो है आता है। तो सब यूजर फॉरगेट पासवर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर पासवर्ड्स लोग भूल जाते हैं अगर वो कहीं पे स्टोर नहीं करके रख रहे होंगे। तो जो सोल्यूशन है वो कैसे डिजाइन हुआ, सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ कि क्या हम फॉरगेट पासवर्ड का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फीचर। तो फिर प्रॉब्लम से डिजाइन बना, डिजाइन से सोल्यूशन बन गया। तो ऐसे ही आपका जो है ना चीजें चलती हैं। इट इंक्लूड्स एल्गोरिदम, डायग्राम्स, फॉर्मूला, कंपोनेंट, तो ये सारी चीजें होती हैं। एल्गोरिदम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, डायग्राम मतलब कि आप विजुअल प्लान्स भी बनाते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये सिचुएट होगा, कैसे वर्क करेगा। देन फॉर्मूला, तो लॉजिक, एग्जैक्ट लॉजिक या कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर यूज होने वाला है। एंड कंपोनेंट्स यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर, तो फॉर एग्जाम्पल आप एक मैथ का क्विज ऐप जो है वो डिजाइन कर रहे हो, तो आप एल्गोरिदम क्या यूज करोगे, तो जो स्कोर है आपका, आंसर्स का स्कोर है, वो आप कैसे जो है कैलकुलेट करोगे, तो वो आपके एल्गोरिदम में आता है। डायग्राम्स के अंदर आप दिखाओगे कि आपको ऐप का फ्लो आप कैसे शो कर रहे हो। देन फॉर्मूलाज यूज करोगे, आप मार्क्स को कैलकुलेट कैसे कर रहे हो। फिर कंपोनेंट्स के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाओगे, आप क्वेश्चन बॉक्स बनाओगे, टाइमर बनाओगे, सबमिट बटन बनाओगे, ऑप्शंस बनाओगे, तो ये सारे आपके कंपोनेंट में आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे जो है अप्रोच करते हो अपने डिजाइन को। देन इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो डिजाइन प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका फेज है
इसको आप बोल सकते हो इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. फाइन. देन यहाँ पर गुड डिजाइन जनरली रिजल्ट्स इन सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. ऑब्वियसली अगर आपका डिजाइन अच्छा बनता है तो कोड तो हम लिख ही देंगे, वो एक इजी स्मूथ काम होता है कोड लिखना, लेकिन पहले डिजाइन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द फाइनल सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्टली वर्क करना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर डिजाइन अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंटेशन परफेक्टली सक्सेसफुल होता है. इट यूजेस डिफरेंट डायग्राम्स, जैसे कि आपका एक्टिविटी डायग्राम हो गया, यूज केस डायग्राम हो गया, सीक्वेंस डायग्राम हो गया. तो डायग्राम्स हम बहुत सारे यूज करते हैं डिजाइन प्रोसेस में. तो बेसिकली देखो, जो एक्टिविटी आपका डायग्राम होता है इसमें आप स्टेप्स दिखाते हो प्रोसेस के अंदर. यूज केस डायग्राम हमने बनाना सीखा है, देखो इनसेम में आपका क्वेश्चन भी आया था. तो यूज केस डायग्राम के अंदर एग्जैक्टली आपके यूजर को क्या चाहिए, ठीक है, हम कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो यूज केस डायग्राम में हम दिखा रहे होते हैं. सीक्वेंस डायग्राम में हम एक ऑर्डर बताते हैं, एक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स या फिर ऑर्डर ऑफ एक्शन बता रहे होते हैं, तो वो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी टिकट बुकिंग ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो यूज केस में क्या आएगा कि आपका यूजर कैसे सर्च कर पाएगा, बुक कर पाएगा, पे कर पाएगा, तो वो आप यूज केस में दिखा सकते हो. अब एक्टिविटी डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे, आप शो करोगे एग्जैक्टली कि आपका बुकिंग फ्लो कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. सीक्वेंस डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे, मतलब एक ऑर्डर में दिखाओगे कि जो यूजर है वो मूवी कैसे सिलेक्ट कर रहा है, सीट्स कैसे देख रहा है, बाद में पे कैसे कर रहा है, तो ये आप सीक्वेंस डायग्राम में दिखाते हो. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये तीनों डायग्राम्स कैसे हैं. देन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस द डिजाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आर ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, तो जो डिजाइनर्स होते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करते हैं. जैसे कि डिजाइन पैटर्न्स होते हैं ना, तो वो उनको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह यूज करते हैं. जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं सिस्टम स्ट्रक्चर्स के, वो एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशंस को यूज कर रहे होते हैं ताकि वो डिजाइंस को बेटर बना पाए. ठीक है, जैसे कि आप टेम्पलेट यूज करते हो, आप कभी रेज्यूमे बनाने जा रहे हो या पीपीटी बनाने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को यूज कर रहे होते हो ताकि आपको जो है ना वो बेसिक प्लान बनाने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, आप उसी चीज को एडिट कर दो, है ना. तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स भी क्या करते हैं, प्री डिफाइंड डिजाइंस को यूज करते हैं, टेम्पलेट्स टाइप आप उनको कह सकते हो यूज करते हैं ताकि डिजाइन पैटर्न्स बेटर रहे एंड इजी टू अंडरस्टैंड रहे. फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस. देन लेट अस सी डिजाइन क्वालिटी. तो डिजाइन क्वालिटी के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, तो दो पार्ट्स के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं. फर्स्ट इज योर क्वालिटी गाइडलाइंस एंड देन इज योर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. तो क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं, सी क्वालिटी ऑफ डिजाइन गाइडलाइंस हम समझते हैं. हम याद रखो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, वरना आप मेरे एग्जांपल्स में ही खो जाओगे एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है. तो डिजाइन क्वालिटी यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं. तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन गाइडलाइंस में सी, अ डिजाइन शुड बी इन सच अ वे दैट गिव्स रिकॉग्नाइजेबल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और पैटर्न्स एंड शुड बी कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गुड डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, सी हम पैटर्न्स तक समझ रहे हैं कि डिजाइन शुड बी इन सच अ वे दैट गिव्स रिकॉग्नाइजेबल आर्किटेक्चर स्टाइल एंड पैटर्न्स. तो जो आपका डिजाइन है वो एक सिंपल मतलब पहले से जानते हो उस स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, या फिर ब्लूप्रिंट्स जो कि एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं. तो ऐसे डिजाइन्स यूज होते हैं, एकदम से आप नया इन्वेंट नहीं करते हो क्योंकि वो एकदम से किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना. तो इसीलिए आप क्या करते हो, एक सिंपल सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यूज कर रहे होते हो यहाँ पे, ठीक है. एंड डिजाइन शुड बी कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गुड डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. तो बेसिकली आप क्या समझते हो, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, तो आप क्या कर रहे हो, आप हाउसेस, अपना हाउस का ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हो. उसके अंदर क्या होंगे, बेडरूम्स होंगे, किचन्स होंगे, बाथरूम्स होंगे. तो ये क्या चीज है, ये एक सिमिलर पैटर्न है ना जो कि हर घर में होता है. तो आप कुछ एक्स्ट्रा बनाने जाओगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा डिजाइन के अंदर चीजें ऐड करनी होंगी. लेकिन पहले जब आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो तब आप नॉर्मल यही चीजों को रखते हो, विच मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड. फाइन. देन द डिजाइन शुड बी मॉड्यूलर इन नेचर. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर है इट शुड बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, एक एक टास्क, एक एक स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड होना चाहिए. दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टीशंस और सब सिस्टम्स. फाइन. जैसे कि अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ लेकिन आप ये समझ जाओगे फिर, ठीक है. तो मॉड्यूलर का आप समझ गए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हो. फाइन. अ डिजाइन शुड रिप्रेजेंट डेटा, आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड रिकॉग्नाइजेबल डेटा पैटर्न्स. तो इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि इट शुड बी क्लियरली शोइंग
द कंप्लीट थिंग कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, व्हाट द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज, या फिर आपका जो यूजर है वो इंटरैक्ट कैसे करने वाला है इंटरफेस से। देन रिकॉग्नाइजेबल डेटा पैटर्न, यानी कि कोई भी रिपीटिंग पैटर्न जो है डेटा में वो आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे आप करते हो। फाइन, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ डिजाइन गाइडलाइंस हियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर और पॉइंट्स हैं। द डिजाइन शुड रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हर एक पार्ट जो होता है ना सॉफ्टवेयर का, वो अपना काम खुद से करना चाहिए विदाउट डिपेंडिंग टू मच ऑन अदर्स, है ना। तो जैसे कि आप सिंपल, आपका पास टीवी का रिमोट होता है, तो टीवी के रिमोट में बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो हर एक बटन क्या करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, राइट। वॉल्यूम का बटन हो गया, चैनल का बटन हो गया, पावर का बटन हो गया, तो ये सारे सेपरेट है एंड ये सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि जो डिजाइन है इट शुड रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अ डिजाइन शुड बी डिराइव्ड बाय यूजिंग अ रेप्यूटेबल मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रेप्यूटेबल मेथड। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रस्टेड मेथड्स आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हो। लाइक आप एक पहले से ही मतलब ना एक बहुत अच्छी रेसिपी है, केक की रेसिपी या फिर किसी भी चीज की रेसिपी, तो वो रेसिपी का आप यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेबल है, बहुत ज्यादा वो लोगों ने पसंद करी हुई है, तो उसमें फेल होने का चांस बहुत कम होता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, ठीक है। अ डिजाइन शुड बी यूज अ नोटेशन दैट मस्ट लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप एक सिंबल्स यूज करोगे, डायग्राम्स यूज करोगे, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ सबको। ऐसा नहीं है कि आपको खुद के लिए आपको समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों को समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आप नोटेशंस का यूज कर सकते हो, सिंबल्स और डायग्राम्स का यूज कर सकते हो। फाइन, तो ये क्या थे आपके, ये पूरे थे आपके क्वालिटी ऑफ डिजाइन गाइडलाइंस। नाउ लेट अस सी द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ डिजाइन नेम FURPS, तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान में भी रख सकते हो एज मतलब निमोनिक्स भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो कि हर गुड डिजाइन के अंदर होती हैं। वो क्या क्वालिटीज है, एक तो है फंक्शनैलिटी, देन यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। तो अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर है इट शुड डू व्हाट इट्स मीन टू डू, राइट। उसको जो करना है वो उसके लिए बना है, उसको वो ही करना चाहिए, तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी उसमें होनी चाहिए। देन यूजेबिलिटी, मतलब जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो इजी एंड प्लेजेंट टू यूज होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली वर्क करना चाहिए, सेफली वर्क करना चाहिए। इवन अगर उसमें कोई एरर आ जा रहा है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, फिर भी आपके पास जो है ना चीजें आपको सामने परफेक्ट दिखनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन होती है, वो कभी क्रैश नहीं होती है ना, या फिर कभी रॉन्ग मनी हमें नहीं देती है, चाहे उसका नेटवर्क स्लो हो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपने समझा के रखा है, उसके अंदर ऐसा कोड करके रखा है कि वो कैसे फेल होता है, कभी कभी अगर कभी फेल हो रहा होगा तो हम कैसे उसको दिखाएंगे, एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए आउटपुट की, रिकवरी जो है फेलियर में से वो उसने कैसे किया है। तो बहुत सारे स्टेप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के बाद ATM मशीन ऐसी बनी है। फाइन, देन परफॉर्मेंस, तो एग्जैक्टली जो सॉफ्टवेयर है इट शुड बी फास्ट एंड इट मस्ट यूज सिस्टम रिसोर्सेज वाइजली। फाइन, देन सपोर्टेबिलिटी, तो सपोर्टेबिलिटी के अंदर क्या है कि इट शुड बी इजी टू फिक्स, है ना, या फिर जो अपडेट्स हैं, या फिर आपको अगर सॉफ्टवेयर के अंदर और सारे फीचर्स ऐड करने हैं, उसको एक्सपांड करना है, तो ये सब आप अच्छे से उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, मे बी आप इसको मेंटेनेबिलिटी भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डार्क मोड का फीचर ऐड करना हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करते हो, तो वो इजीली आपके चेंजेस जो है वो होने चाहिए। फाइन, तो दिस इज नथिंग बट योर सपोर्टेबिलिटी। तो FURPS आप अच्छे से याद रखो, एक बार इस चीज को मत देखो एंड ट्राई टू जस्ट मतलब खुद से बोलने का ट्राई करो कि इनका मतलब क्या है। इट्स फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। फाइन, तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर इन सबकी जो है एग्जाम्पल्स एंड इन सबकी डिटेल लिखी हुई है एंड आई होप सो कि आप इसको अच्छे से कर पा रहे होगे। मैंने आपको समझा दिया है, अब इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अब आप इसको खुद से कर पाओगे। एंड से देखो ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के लिए
आया हुआ है तो प्लीज इसको आप अच्छे से करके जाना। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी गाइडलाइंस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आती हैं। तो मैंने आपको क्वालिटी, देखो ये दोनों आपकी डिजाइन क्वालिटी के अंदर आती हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन गाइडलाइंस एंड योर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये पीपीटी को पढ़ लेना एक बार, फिर आपको अच्छे से ये और चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या आता है ना, ये 9 आपके पास इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है कि आपको कोई डिजाइन कॉन्सेप्ट्स बोल दें, लाइक आपको बोला जाए एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करो, आर्किटेक्चर या रिफाइनमेंट या रिफैक्टरिंग या फिर डिजाइन क्लासेस, ऐसे कुछ कुछ भी आ सकते हैं। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, तो उस केस में आपको 9 ऑफ 9 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इसमें ऐसा नहीं है कि ये मैंने कुछ खुद से बनाया हुआ है या ऐसा कुछ, ये एग्जैक्ट थिंग्स हैं जो आपको पेपर में एक्सपेक्टेड है। फाइन, तो 9 है तो मतलब 9 ही डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो इनको मैं एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनकी डिटेल ही पढ़ते हैं, फिर बाद में आपको इसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? सी, व्हेनेवर वी कंसीडर अ मॉड्यूलर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल, है ना। तो जब हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो देर आर मेनी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल, मतलब कि हम बहुत सारे लेयर्स देखते हैं, डिफरेंट लेयर्स देखते हैं, सिंपल से लेके हम कॉम्प्लेक्स चीजों तक जा रहे होते हैं। तो ये क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल, कहाँ तक हम एब्स्ट्रैक्शन कर पाएंगे। फाइन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल्स हैं कि कितने लेवल्स पॉसिबल है। फाइन, सो इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देयर इज अ सॉल्यूशन दैट इज स्टार्टेड इन ब्रॉड टर्म्स यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ प्रॉब्लम एनवायरनमेंट। मतलब कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एकदम टॉप लेवल पे जब हम प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो ऊपर ऊपर से मतलब कि ब्रॉड टर्म्स। ठीक है, जो सोल्यूशन है हम एक जनरल टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं रिलेटेड टू एक्चुअल प्रॉब्लम। फाइन, अब लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आप समझ गए कि आप ऊपर ऊपर से ब्रॉड टर्म्स में उसको समझ रहे हो। अब लोअर एब्स्ट्रैक्शन लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप ब्रॉड टर्म्स में देख रहे थे, उसको एग्जैक्ट नॉर्मल लैंग्वेज में समझ रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है, अब आपको उसको डिटेल में समझ रहे हो एंड हेंस अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड एट लोअर लेवल्स, है ना। तो आप एकदम उसके अंदर अपना डीप में सोचोगे कि एग्जैक्टली आप टेक्निकली इसको कैसे बिल्ड करोगे, कौन से डिजाइन ऐड करोगे, स्पेसिफिक डिटेल्स को ऐड करोगे, तो अब जो आपका डिस्क्रिप्शन है अब वो डिटेल्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा के अंदर आपका नेम होता है, रोल नंबर होता है, मार्क्स होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स द डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल आप जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, जैसे कि नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गए, तो आप उसी स्टूडेंट से रिलेटेड उसमें डेटा लिखोगे, तो ये क्या बन जाती है, एक डेटा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको एब्स्ट्रैक्शन करना है। अब एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप सिर्फ लेवल्स को याद रखोगे एंड लेवल्स में से भी बहुत सारे लेवल्स पॉसिबल हैं, लेकिन सिंपल आप हाईएस्ट एंड लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करोगे एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे, बस इससे ज्यादा आपको एक एक पॉइंट में नहीं देना है। देन अगर आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर सेकंड आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नोन एज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या है, कुछ नहीं, आर्किटेक्चर सिंपली क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है कि आपको सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली कैसे बनाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप ऑर्गेनाइज करते हो एंड कनेक्ट करते हो, उसी को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोला जाता है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी फॉर अ सिस्टम इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है, मतलब कि एक क्लियर स्ट्रक्चर अगर होगा आपके पास तो वो बहुत ज्यादा इजीली सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका रहेगा एंड कंसिस्टेंट आप उसको यूज कर सकते हो, बहुत लोग उससे समझ सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। द आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स वेयर दे इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेशलाइज्ड वे, है ना। तो हम बेसिकली कैसे बनाते हैं आर्किटेक्चर को, कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए प्रोग्राम के, वो एक साथ काम कैसे कर रहे हैं, उनको हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, फ्लो कैसे चल रहा है, तो ये आप आर्किटेक्चर के अंदर दिखा रहे होते हो। द कंपोनेंट्स यूज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा।
मतलब कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या शेयर कर पा रहे हैं, ये मैनेज कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेटा को। फाइन, द एम ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन इज टू ऑब्टेन एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम। मतलब कि गोल आपका एक ही होता है, ताकि आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस लेआउट क्रिएट कर पाओ एक सिस्टम का। ठीक है, द मोर डिटेल्ड डिजाइन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड फ्रॉम द फ्रेमवर्क। मतलब जैसे ही आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, आफ्टर बिल्डिंग द स्ट्रक्चर वी कैन वर्क ऑन द स्मॉल डिटेल्ड पार्ट्स। जो आपने पार्ट्स बनाए हुए हैं ना, तो उन पे हम वर्क कर सकते हैं आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ योर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है, तो जब सिर्फ एक क्वेश्चन एक पे आएगा, वैसे तो बहुत मुश्किल है एक पे आना, लेकिन अगर एक पे आता है ना, तो आपको ये डिटेल्स तो लिखनी है, साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। चाहे तो आप अपने मन से कोई डायग्राम्स बनाना चाहो आर्किटेक्चर का, तो वो भी बना सकते हो। फाइन, देन थर्ड है आपका पैटर्न। तो पैटर्न क्या है? द डिजाइन पैटर्न्स डिस्क्राइब्स अ डिजाइन स्ट्रक्चर दैट सॉल्व्स अ पर्टिकुलर डिजाइन प्रॉब्लम विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जो कॉमन सोल्यूशन होता है कॉमन प्रॉब्लम्स का, वो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। ठीक है, डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये डिजाइन का आपके पास सोल्यूशन है, तो कॉमन प्रॉब्लम का कॉमन सोल्यूशन, यही आपका डिजाइन पैटर्न होता है। अब बाद में जाके उसके अंदर आप एडवांस्ड फीचर्स एंड अपने मन से जो चीजें आपको ऐड करनी है वो कर सकते हो। द पैटर्न सिंपली मीन्स अ रिपीटेड फॉर्म और डिजाइन इन विच द सेम शेप इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ पैटर्न, है ना। तो बहुत सारे शेप्स आप इसमें यूज कर सकते हो, रिपीटेड फॉर्म्स ऑफ डिजाइन आप यूज करते हो। तो पैटर्न का मतलब ही ये होता है कि आप रिपीटेड चीजें या जो पहले यूज करी हुई है वही पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे शेप दिख रहा है, आपको इंटरफेस है ये बेसिकली। तो ये आपके पास क्या है, ये जावा के अंदर आप इसको समझ सकते हो, इंटरफेस और इम्प्लीमेंट्स। तो अगर शेप है तो उसको हम सर्कल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्क्वायर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न क्या है? पैटर्न है आपका शेप। ठीक है, तो शेप के अंदर बहुत सारे हम उसमें एडवांस चीजें कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है ये। देन मॉड्यूलैरिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज सेपरेटली डिवाइडेड इनटू नेम एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट्स। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उसको हम स्प्लिट करते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स में स्प्लिट करते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? पार्ट्स। ठीक है, आप सिंपल इसको लैंग्वेज में पार्ट समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में ट्राई टू राइट मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूलैरिटी आता है मतलब कि सिंपल हम अपने प्रॉब्लम को या फिर अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं? मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज मॉड्यूल्स विच इंटीग्रेट टू सेटिस्फाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो ये मॉड्यूल्स को हम एक साथ रखते हैं, दे वर्क टुगेदर, ताकि आपका जो होल प्रोग्राम है या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। Modularity is the single attribute of a software that permits a program to be managed easily, है ना। तो आपका ये अगर आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए एक एक मॉड्यूल पे काम करना, एंड देन एट लास्ट उनको इंटीग्रेट करना। तो इसी से आप प्रोग्राम को इजी टू अंडरस्टैंड भी बना रहे होते हो एंड इजी टू चेंज भी बना रहे होते हो। मतलब अगर आपको बाद में जाके अगर किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में चेंज करना होगा तो सिर्फ उस मॉड्यूल को आप चेंज करोगे, आप पूरे प्रोग्राम को चेंज नहीं करोगे। फाइन, तो इट इज इजीली मैनेजेबल। मॉड्यूलैरिटी simply means dividing the system or project into smaller parts to reduce the complexity। तो ये वही बात हो गई कि आप क्या कर रहे हो, बिग प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो, एंड इससे क्या होता है, आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो अपने सिस्टम को। फाइन, यहाँ पर और क्या लिखा है देखो, और इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आई थिंक कि बस मॉड्यूलैरिटी के अंदर बस आपको इतना समझना है कि आप क्या कर रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हो, एंड फिर क्या कर रहे हो, उन एक एक मॉड्यूल्स को मतलब सेपरेटली उनको मैनेज कर रहे हो, एंड एट लास्ट जब आप उनको एक साथ मर्ज करते हो तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मॉड्यूल्स बनाना होता है, एंड मॉड्यूल्स बनाने के प्रोसेस को भी से मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, तो देखो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल यहाँ पर बी है, फिर मॉड्यूल सी है, मॉड्यूल डी है। तो ये ऐसे मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि मॉड्यूल ए से मॉड्यूल बी बना, एंड मॉड्यूल बी से हम लोग और मॉड्यूल्स को बना रहे हैं। तो बेसिकली मॉड्यूल्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, एंड काफी इसके अंदर मैंने यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। मॉड्यूलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, इसीलिए तो सी
फॉर गिवन द सेट, अब देखो ये वाले स्लाइड मैंने छोड़ दी क्योंकि सिंपल वही चीजें लिखी हुई हैं, डिवाइडिंग द सिस्टम, इंटीग्रेटिंग इट टुगेदर, है ना, ये हेल्प करता है फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट आपका। देन चीजें आप चेंजेस कर सकते हो, तो वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं। यहाँ पर सी, फॉर गिवन द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स द मॉड्यूल्स दैट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सिस्टम्स। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है क्या, कि बेसिकली आप ब्रेक कर रहे हो एंड मतलब एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, हर एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो आप क्या कर पाते हो फिर इजीली एक एक पे ध्यान दे पाते हो। व्हेन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज लार्ज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स विल बी इंक्रीज एंड उनका जो एफर्ट होगा, एफर्ट यानी कि कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटिंग द मॉड्यूल्स आल्सो इंक्रीज। मतलब कि एक बहुत लार्ज आपकी प्रॉब्लम है, आपने क्या किया है, इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जब आपने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनके अलग अलग पार्ट्स भी आपने उनको वर्क कर लिया है उनके साथ, एंड उनको भी कोड कर लिया है। अब एट लास्ट जब आपको उनको मर्ज करना होगा सबको एक साथ, तो फिर क्या करना होगा, उसके अंदर आपका एफर्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जितने ज्यादा मॉड्यूल्स होंगे उनको इंटीग्रेट करने के अंदर आपका एफर्ट या फिर कॉस्ट हम बोल सकते हैं ज्यादा लगेगा। These characteristics are exhibited by using the following curve, that is total cost or to effort curve in the figure. The m is number of modules that would result. तो बेसिकली ये डायग्राम है, मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सी, ये वाला डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो, ये दूसरी स्लाइड है बेसिकली, बट यहाँ पर सी, यहाँ पर आपके पास यही डायग्राम है। सी, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, आपके पास कॉस्ट और एफर्ट है। ठीक है, मैं इसको प्रेजेंट ही कर लेती हूँ। या सी, आपके पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, ठीक है, यही तो बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यानी कि टोटली आपके सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। एंड यहाँ पे वाई एक्सिस में है कॉस्ट और एफर्ट, यानी कि कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितना मनी आपको इसके लिए लगेगा। तो इसके अंदर 3 मेन कर्व्स आपको दिख रहे होंगे। देखो ये डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, हो सकता है डायरेक्टली ये डायग्राम भी आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते हैं, पेपर का कुछ भी सीन हो सकता है, एंड मॉड्यूलैरिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला कर्व है, कौन सा वाला, ये वाला कर्व, कॉस्ट एंड मॉड्यूल वाला। सी, ये वाला कर्व, इस वाले कर्व की मैं बात कर रही हूँ, कॉस्ट और मॉड्यूल वाला कर्व। तो ये जो है, एज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉड्यूल इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट पर मॉड्यूल आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारे जब मॉड्यूल्स होंगे ना, तो एक एक मॉड्यूल का कॉस्ट फिर डिक्रीज हो जाता है। अगर आपके पास थोड़े ही मॉड्यूल्स होंगे तो पर मॉड्यूल कॉस्ट ज्यादा होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे आपका जो कॉस्ट हो रहा है एक एक मॉड्यूल का, पर मॉड्यूल का कॉस्ट मैं बता रही हूँ, टोटल नहीं, टोटल एग्जैक्टली बढ़ेगा, इसीलिए बढ़ेगा, इसीलिए पर मॉड्यूल्स का कॉस्ट क्या हो रहा है, आपका लो होता जा रहा है। तो ये जो कर्व है ये आपके डिक्रीमेंट फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, वाई, बिकॉज ईच मॉड्यूल बिकम स्मॉलर एंड सिंपलर। ये याद रखो कि हर एक जो मॉड्यूल है, हम अगर हमारी प्रॉब्लम में बहुत सारे मॉड्यूल्स रखेंगे तो एक एक मॉड्यूल का काम छोटा होगा, सिंपल होगा, इसीलिए उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है एंड इजी टू डेवलप इंडिविजुअल पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये कर्व डिक्रीमेंट फॉर्मेट में क्यों है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। देन आपके पास सेकंड है सी, ये वाला कॉस्ट टू इंटीग्रेट। तो कॉस्ट टू इंटीग्रेट यहाँ पर ये वाला कर्व है। तो अब ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कॉस्ट टू इंटीग्रेट मतलब कि बहुत सारे मॉड्यूल्स आपने बना दिए, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि उन मॉड्यूल्स को एक साथ मिलाकर उनको कंबाइन करके टेस्ट करने का जो काम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही समझना है आपको। देन टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ये वाला जो कर्व है आपका, ये वाला, ये डॉटेड कर्व, ठीक है, तो ये आपका टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट है बेसिकली। एंड ये यू शेप कर्व होता है, इसको हमेशा याद रखो, यू शेप कर्व होता है ये क्या है, सम है आपके कॉस्ट और मॉड्यूल का, प्लस आपके ये जो कॉस्ट मॉड्यूल है प्लस ये कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कॉस्ट पर मॉड्यूल एंड कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन को मिला के टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट बनता है। तो टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट का क्या होता है, आपका यू कर्व होता है। ये क्या बता रहा है कि एट फर्स्ट, यहाँ पर ये वाले लाइन में, मतलब कि स्टार्टिंग में डिवाइड जब आप कर रहे हो मॉड्यूल्स को, तो ये आपके टोटल कॉस्ट को क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। बट आफ्टर अ पॉइंट आप क्या कर रहे हो, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट
आप बहुत सारे जब मॉड्यूल्स को ऐड कर दोगे तो वापस से आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो देर इज एन आइडियल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, एंड आइडियल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके m, जहां पर आपका कॉस्ट मिनिमम होता है. तो वो रीजन को क्या बोला जाता है, वो रीजन को मिनिमम कॉस्ट बोला जाता है, विच इज डिनोटेड बाय m. ठीक है, तो प्लीज इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो. मैं इसको रफ कर देती हूँ एक बार के लिए, एंड इसको आप ध्यान से देखो. अब आपको ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर रीजन जहां पर आपका मिनिमम कॉस्ट होता है ना, उसको बोला जाता है रीजन ऑफ मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मॉड्यूलैरिटी के अंदर हम कैसे करते हैं. फाइन, तो ये इसका डायग्राम का थोड़ा यहाँ पे ब्लर था, इसलिए मैंने आपको वो वाला दिखा दिया. तो सिंपल, आई होप यू गॉट इट. ठीक है, या अब मैं ये वाली भी पीपीटी एंड जो मैंने पहले दी थी वो वाली भी पीपीटी आपको अपलोड कर दूंगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, तो दोनों से आप रेफरेंस ले सकते हो, जो इजी लगे आप उससे पढ़ सकते हो. नाउ लेट अस सी दिस. ठीक है, 5 क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम. अब आप खुद समझ पा रहे होगे कि मॉड्यूलैरिटी का टॉपिक कितना ज्यादा है. इतना तो हमने किसी डिजाइन कॉन्सेप्ट को इतना नहीं पढ़ा, हमने सिंपल आर्किटेक्चर को थोड़ा सा पढ़ा, और कौन सा था आपको ऊपर जाके देखते हैं, या एब्स्ट्रैक्शन था. इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन आपका जो मॉड्यूलैरिटी वाला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन अकेला बनता है मॉड्यूलैरिटी पे, तो इसके ऊपर चीजें भी आपको बताने के लिए ज्यादा है. तो 5 क्राइटेरिया जो कि आपका इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम डिफाइन करता है. सबसे पहले है मॉड्यूलर डिकम्पोजेबिलिटी. मतलब जो यहाँ पर देखो, इसको पढ़ के ही समझते हैं. अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मे बी सॉल्व्ड वेरी इजीली बाय डिकम्पोजिंग इनटू स्मॉलर सब सिस्टम. अब देखो मॉड्यूलैरिटी में हर जगह घुमा फिरा के वही बोला जा रहा है. तो पहली क्राइटेरिया ये है कि मॉड्यूलर डिकम्पोजेबिलिटी. हम मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं बिग प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं एंड सॉल्व कर रहे हैं स्मॉल पार्ट्स को इजी वे में, फास्टर वे में. फाइन, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर सोल्यूशन मेक्स इट वेरी इजी एंड इफेक्टिव. तो मॉड्यूलर डिकम्पोजेबिलिटी आपको याद रखनी है. देन मॉड्यूलर कंपोजेबिलिटी. तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड. तो डिकम्पोज करना मतलब कि डिवाइड करना, कंपोज करना मतलब कि इंटीग्रेट करना, उनको साथ में लाके कंबाइन करना. तो हम क्या कर पाते हैं, मॉड्यूल्स को कंबाइन कर पाते हैं, ज्वाइन कर पाते हैं, एंड उससे हमारा न्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनता है, एंड इसी को बोला जाता है मॉड्यूल कंपोजेबिलिटी. देन मॉड्यूलर अंडरस्टैंडेबिलिटी. So while integrating a system, if each of the individual modules or components are understood well, then it become very easy to build the system once again. मतलब कि अगर आपको हर एक मॉड्यूल की अच्छी नॉलेज होगी, तो अगर एक एक पार्ट आपको क्लियर होगा, तो अगर बाद में आपको उसको जाके रिक्रिएट करना है या फिर सिस्टम में कुछ फिक्स करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है. देन मॉड्यूलर कंटिन्यूटी में क्या है, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक चेंजेस मॉड्यूल वाइज इंस्टेड ऑफ मेकिंग चेंजेस सिस्टम वाइज. मतलब कि अब आपने अपने पूरे प्रोग्राम को, अपने पूरे सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब आगे जाके अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप सिर्फ मॉड्यूल्स को उठा के चेंज करोगे, आप पूरे सिस्टम के अंदर चेंज नहीं करोगे. ठीक है, तो कोई फिक्स है, कोई अपडेट है, तो सिर्फ उसके अंदर आपको उस पार्ट को उठाना है, पूरे सिस्टम के अंदर चेंज नहीं करनी है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर मॉड्यूल कंटिन्यूटी. एंड ये आपके 4 थे. देन यहाँ पर आपके पास 5th है, विच इज योर मॉड्यूलर प्रोटेक्शन. तो फॉर एनी एबनॉर्मल कंडीशन विद इन अ मॉड्यूल, द इफेक्ट्स आर विद इन दैट मॉड्यूल ओनली. मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उस मॉड्यूल पे लिमिटेड होती हैं, क्योंकि हमने हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली डिजाइन किया है. तो जब हमने उनको डिजाइन किया होगा सेपरेटली, तो वो सेपरेटली वर्क कर रहे होंगे, तभी तो हमने उनको मतलब परफेक्ट बोला है, एंड देन बाद में उनको इंटीग्रेट किया है. तो अगर बाद में जाके अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, यानी कुछ एरर आ रहे हैं, तो बाद में जाके आप सिर्फ उस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं, एंड आप क्लियर हो गए कि सिर्फ इसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है और किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम नहीं है ना. तो सिर्फ उसी को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एंड मॉड्यूलर प्रोटेक्शन मेंटेन रहता है. thus the side effects of are minimized and problems are not spread outside the module, है ना. तो इसी को बोला जाता है मॉड्यूलर प्रोटेक्शन. ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि सिर्फ मॉड्यूलैरिटी के लिए आपको आया था, तो इसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं. वापस से मैं आपको बता दूं, आप ये इसके बेसिक चीजें लिखोगे कि एग्जैक्टली मॉड्यूलैरिटी क्या है. आप चाहो तो ये बेसिक डायग्राम बना सकते हो. फिर आप इस कर्व को एक्सप्लेन करने जाओगे, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये तीनों भी कर्व्स को. उसके बाद आपको 5 क्राइटेरियाज को एक्सप्लेन करना है जो कि एक इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम बनाती हैं. क्या, मॉड्यूलर डिकम्पोजेबिलिटी, यानी कि आप मॉड्यूल्स को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो. कंपोजेबिलिटी मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो. उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि
आपको हर एक मॉड्यूल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बाद में जाके आप उसमें फिक्स कर सकते हो इजीली या फिर रिक्रिएट कर सकते हो। मॉड्यूलर कंटिन्यूटी मतलब कि अब आपको सिस्टम वाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉड्यूल्स को चेंज करते हो। एंड मॉड्यूलर प्रोटेक्शन यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपका एक मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी के अंदर आपकी प्रॉब्लम है, उसमें आप फिक्स करते हो, आप कहीं और वो दूसरे मॉड्यूल्स को अफेक्ट नहीं करती है, तो दूसरे मॉड्यूल्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज मॉड्यूलर प्रोटेक्शन। फाइन, तो मॉड्यूलैरिटी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन लेट अस सी फिफ्थ विच इज योर इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो सी ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमने ऊप्स में भी पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही सेम सिमिलर टॉपिक्स है। देखो, मॉड्यूल्स मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड डिजाइंड सो दैट द इंफॉर्मेशन लाइक अल्गोरिदम एंड डेटा प्रेजेंट इन द मॉड्यूल इज नॉट एक्सेसिबल फॉर अनदर अदर मॉड्यूल्स नॉट रिक्वायरिंग दैट इंफॉर्मेशन। मतलब कि हर एक मॉडल के पास उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी इंटरनल वर्किंग है, वो हाइड करके रखता है, वो दूसरे मॉड्यूल्स के साथ शेयर नहीं करता है, ओनली तब शो करता है जब नीडेड है, एंड बाकी सब रेस्ट के लिए वो हाइड रहता है। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। द यूज, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एज डिजाइन क्राइटेरिया फॉर मॉड्यूलर सिस्टम प्रोवाइड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स व्हेन मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड लेटर ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि जितनी चीजें हम प्राइवेट रखते हैं उतना हमारा जो डिजाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इम्प्रूव वर्जन में रहता है, एंड इसी से हम जो है अपडेट्स वगैरह या फिर बग फिक्सिंग वगैरह वो इजी एंड सेफर वे के अंदर कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज बिकॉज एज मोस्ट डेटा एंड प्रोसीजर्स आर हिडन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम या सॉफ्टवेयर, inadvertent errors introduced during modifications are less likely to propagate to different locations within the software। मतलब कि क्योंकि दूसरे मॉड्यूल्स के साथ हम लोग कुछ पार्ट्स अपना शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंटली हमारे हिडन पार्ट्स के साथ हमारे सारे मॉड्यूल्स का जो मतलब हमने उनके अंदर काम किया हुआ है वो अगर मेसअप हो गया तो बहुत सारे बग्स आ सकते हैं, बहुत सारा जो है आपका स्प्रेड हो सकता है सिस्टम अक्रॉस। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें हमारे मॉड्यूल्स का जो डेटा है वो हाइड करके रखना है, वो शेयर तभी होगा जब हम चाहते हैं, ऐसे शेयर नहीं होगा, अदरवाइज बहुत सारे बग्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने दिए गए हों, एंड जब हमने उनको इंटीग्रेट करा एंड अगर उनकी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होगी तो हो सकता है किसी और ने एक वेरिएबल सेम नाम से डिफाइन किया होगा एंड दूसरे बंदे ने भी सेम नाम से डिफाइन किया होगा, तो वो दोनों आपके आके पूरे सिस्टम के अंदर बग बना सकते हैं, वो एरर आपका बहुत मुश्किल होगा फिर, है ना, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी है लेकिन उसको समझना एंड देन उसको टैकल करना आपके पास डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मॉड्यूल्स हम उनका जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड करके रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका साइन अप एंड लॉग इन फॉर्म, यहाँ पे गिवन है कि अदर मॉड्यूल्स उनको जरूरत नहीं है आपके लॉग इन डिटेल्स की, सिर्फ साइन अप कर रहे हो आप, लॉग इन कर रहे हो, तो सिर्फ लॉग इन डिटेल्स प्रोसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कहीं पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग यहाँ पर आपका यूज होता है। देन यहाँ पर भी इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो ये सेम चीज है, आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। नाउ फंक्शनल इंडिपेंडेंस, फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी आप इसको नाम से समझ पा रहे हो, फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये तीनों भी डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना, हमने मॉड्यूलैरिटी पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी पढ़ लिया है। तो बेसिकली हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं ब्रेकिंग थिंग्स को इनटू मॉड्यूल्स एंड हाइड कर पा रहे हैं डिटेल्स को। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या है, इससे हम सेपरेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मतलब कि हम टास्क को कैसे अलग रख सकते हैं, फंक्शंस को कैसे सेपरेट रख सकते हैं। ठीक है, functional independence is achieved by developing functions that perform only one kind of task and do not excessively interact with other modules, है ना, मतलब एक फंक्शन की एक ही जॉब होती है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता है ज्यादा। तो बेसिकली हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस को क्या समझ रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन मोर एक्सेसिबल एंड फास्टर, है ना, easier to develop, easier to test, the independent modules are easier to maintain and test and reduce error। फाइन, तो बेसिकली हमारे जो बग्स हैं
उनके चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा पूरा सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है एंड कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स एज वेल। अगर हम मॉड्यूल वाइज चलेंगे, फंक्शन वाइज चलेंगे, तो हम जो है उनको दूसरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तक रहेगा, ठीक है। तो जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है ये एक गुड डिजाइन फीचर है जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंश्योर करता है बेसिकली। फाइन, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। नाउ इट इज मेजर्ड यूजिंग द टू क्राइटेरिया। अब जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है इसको हम दो क्राइटेरियाज में जो है मेजर करते हैं, एक है कोहेजन और एक है कपलिंग, ठीक है, कोहेजन एंड कपलिंग। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम आपको कोहेजन कपलिंग बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देगा। देखो ये दो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, ठीक है। याद रखो यहाँ पर जो अंडरलाइन मैंने ऐसे डॉटेड में रखा है वो कपलिंग डिनोट कर रहा है, एंड जो मतलब एक कंप्लीट लाइन है वो आपकी कोहेजन है। तो अब आप डायग्राम देख के समझ पा रहे होगे कि जो फंक्शंस, अब ये मॉड्यूल्स के अंदर ये फंक्शंस हैं, ए बी सी डी ई, ये क्या है, फंक्शंस हैं। अब ए और बी जो है ये डायरेक्टली क्योंकि एक ही मॉड्यूल में है तो इनका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन। मतलब कि सेम मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस के बीच में जो आपका कनेक्शन होता है वो कोहेजन होता है, ठीक है। कोहेजन मतलब कि हाउ वेल थिंग्स इनसाइड वन मॉड्यूल वर्क टुगेदर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड दो मॉड्यूल्स अलग मॉड्यूल्स हैं, उन दोनों के बीच के फंक्शंस में अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, यहाँ पर इनके बीच में आप यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हो, तो वो आपका कपलिंग बोला जाता है ना। तो अगर दो मॉड्यूल्स अलग हैं तो कपलिंग, और दो मॉड्यूल मतलब सेम मॉड्यूल में दो फंक्शंस हैं तो वो आपके कोहेजन। फाइन, आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कोहेजन मतलब द डिग्री इन विच परफॉर्म्स इन विच परफॉर्म फंक्शंस इन इनर मॉड्यूल। कोहेजन मतलब कि सेम इनर मॉड्यूल के अंदर, और कपलिंग मतलब कि कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल, कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सी, हाई कोहेजन इज नेसेसरी फॉर गुड सॉफ्टवेयर, मतलब कि आपका कोहेजन ज्यादा होना चाहिए। एवरीथिंग इन वन बॉक्स डज वन क्लियर जॉब। फाइन, देन कपलिंग में लोअर कपलिंग नेसेसरी इज गुड सॉफ्टवेयर, मतलब कि मॉड्यूल्स दे डोंट बॉदर ईच अदर टू मच। फाइन, तो इसीलिए कपलिंग लेस होना जरूरी है। तो गोल हमारा यही होना चाहिए कि हम हाई कोहेजन रखें, मतलब कि जो बॉक्स में थिंग्स इन अ बॉक्स दे हेल्प ईच अदर। फाइन, एंड लो कपलिंग मतलब कि ज्यादा हमें मॉड्यूल्स नहीं बढ़ाने हैं बॉक्सेस, क्योंकि दे डोंट इंटरफियर विद ईच अदर टू मच। फाइन, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा गोल ये होना चाहिए कि एक ही मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिफाइनमेंट। बहुत सारे डिजाइन कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। चलो, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट इज द टॉप डाउन, टॉप डाउन है, इसको टॉप डाउन समझना। आई होप सो दिस इज अ टाइपो मिस्टेक। सी, रिफाइनमेंट इज अ टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच, इट इज प्रोसेस इलेबोरेशन। तो रिफाइनमेंट इज व्हाट, रिफाइनमेंट इज योर प्रोसेस इलेबोरेशन। मतलब हम स्टार्ट किससे करते हैं, एक ब्रॉड आइडिया से स्टार्ट करते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल्ड बना रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगी, देखो अभी तक आधी भी पीपीटी आपकी हुई नहीं है, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ मे बी, लेकिन आपको अपनी थ्योरी अब बनाने समझ में आ गई है कि आपको डिजाइन इंजीनियरिंग वाले यूनिट में कैसे थ्योरी बनानी है। तो हम जस्ट डिटेल्स पढ़ेंगे पीपीटी में से, एंड बाकी चीजें आप खुद से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक ब्रॉड आइडिया को आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिटेल फॉर्मेट में लेकर जाते हो, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच आप समझ पा रहे हो कि आप पहले एक ओवरऑल डिजाइन करोगे एंड देन उसको स्मॉलर टास्क में डिफाइन करोगे। अ प्रोग्राम इज एस्टैब्लिश्ड फॉर रिफाइनिंग लेवल्स ऑफ प्रोसीजरल डिटेल्स, मतलब कि अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, बेसिकली आपका मेन गोल ये है कि आप सिंप्लीफाई करो प्रोसेस को, जितना आप सिंप्लीफाई कर पा रहे होगे। तो आपके रिफाइनिंग लेवल्स होते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करने के लेवल्स होते हैं। द हियरार्ची इज एस्टैब्लिश्ड बाय डिकम्पोजिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन अ स्टेप वाइज मैनर टिल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट इज रीच्ड। मतलब जब तक कोडिंग वाला पार्ट नहीं आ जाता तब तक हम क्या कर पाते हैं, हम जो है डिकम्पोज कर पाते हैं चीजों को स्टेप वाइज मैनर में। जितना हम उसको डिटेल में समझना चाहें, जितना डिटेल में उसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। फाइन, अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट के अंदर गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये एक एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, सपोज इतना समझो कि आप क्या कर रहे हो, यूजर से लॉगिन ले रहे हो या फिर 2 नंबर ले रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, सपोज आप ऐड कर रहे हो एंड आप उसका आउटपुट दे दे रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, एंड यहाँ पर आप वाइल चेक कर रहे हो कि क्या इनवैलिड तो नहीं है नंबर। हो सकता है इनवैलिड नंबर हो, 0 नंबर हो, डिवाइड बाय 0 एरर आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आप चेक कर रहे हो एंड बाद में आप एग्जिट कर जा रहे हो, ठीक है।
तो ये एक प्रोसेस होता है। तो अलग अलग रिफाइनमेंट्स आप जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है एंड बेसिकली 3 मार्क्स का है, तो इसके अंदर आप इतना लिख सकते हो, चाहो तो इसको और ज्यादा, इतना ही नहीं लिखना, हाँ इसको थोड़ा सा इलेबोरेट आपको करना पड़ेगा। देन यू हैव रीफैक्टरिंग। तो रीफैक्टरिंग के अंदर इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम in a way that it does not change the external behavior of code, still removes its internal structure। मतलब कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कोड अपना रखना चाहते हैं, बट डोंट चेंज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अगर आपको किसी चीज को रिमूव करना है तो उसको आप सिंपल वे में रिमूव कर दो, ऐसा ना हो कि वो और दूसरे फीचर्स को, फंक्शंस को डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको किसी इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर चेंजेस करनी है तो आपको ऐसे करना है कि एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ कोड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, और आपका वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी इम्प्लीमेंट हो जाए, चेंज हो जाए, चाहे रिमूव हो जाए। Then when software is refactoring, the existing design is examined for redundancy, unused design elements, unnecessary design algorithms, poorly constructed data। तो ये सारी चीजें, तो देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि आप क्या कर पा रहे हो। देखो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल, चलो इम्पोर्टेंस है तो मैं सिंपल आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको क्या रखना है, देखो रिफैक्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, कोड है सपोज आपके पास, तो उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखते हो, एंड बाद में अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम में रिमूव करना है, किसी चीज के अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप सिंपल उसी में जाके चेंजेस कर पाओ एंड एक्सटर्नल आपके पास कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका। तो इससे क्या होता है, आपका कोड सिंपलर, क्लियर होना चाहिए, इजियर टू डिबग होना चाहिए एंड क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि मिस्टेक्स आपकी कम हो। ठीक है, सपोज आप ऐसे लिख रहे हो, आप मतलब रिफैक्टरिंग का मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया सम का एंड उसके अंदर आपने a प्लस बी किया, मतलब दो वेरिएबल्स का एडिशन किया। फिर उसके बाद नीचे आपने एक और वेरिएबल बनाया एंड उसमें अब आप क्या कर रहे हो, सम इंटू 2 कर रहे हो, मतलब कि आपको डबल चाहिए सम। ठीक है, तो यही चीज आप कैसे कर सकते थे, अगर शॉर्ट वे में लिखना चाहो रीफैक्टरिंग करने के बाद, तो आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी ब्रैकेट में एक ही वेरिएबल, लेट से एक ही वेरिएबल हमने डिफाइन किया रिजल्ट, एंड a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे आप कर सकते हो। मतलब कि आप जितना शॉर्ट कर पाओगे अपना कोड उतना करो, तो नथिंग चेंजेस द आउटपुट, लेकिन वो कोड जो है वो और ज्यादा क्लीन दिख रहा है और ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। फाइन, यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है कि क्यों आपके रिफैक्टरिंग इंपॉर्टेंट है। तो रिफैक्टरिंग से आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। इंप्रूव करने से जो कोड वर्किंग है वो इजी हो जाता है एंड ये सारी चीजें, बग्स फाइंड आउट कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड, प्रोग्राम रन फास्टर। तो ये बस आपको इतनी चीजें रीड आउट करनी है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, रीयूजेबल कोड बनता है। जस्ट इतना याद रखो कि हम बड़े से कोड को क्या कर रहे हैं, छोटे कोड में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल वे में, ताकि हम उसको समझ पाए। तो यही होता है रिफैक्टरिंग। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस पे आपको क्वेश्चन आया हुआ है फॉर 3 मार्क्स, तो इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना। देन यू हैव 9th one which is last, your design classes। तो द मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड एज अ सेट ऑफ डिजाइन क्लासेस। ठीक है, आपका जो डिजाइन क्लासेस है इसमें आप क्लासेस का फीचर है। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का, जो हम ऊप्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या डिफाइन करता है कि कौन सा डेटा होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ऑब्जेक्ट क्या डेटा स्टोर करेगी, क्या एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म करेगी। तो every class describes the elements of problem domain and that focus on features of the problem which are user visible। मतलब कि हर एक के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे, वो फीचर्स होंगे बेसिकली उस ऑब्जेक्ट रिलेटेड, जो कि हम शो करना चाह रहे हैं। द डिजाइन क्लासेस इंक्लूड द रिफाइन द एनालिसिस क्लासेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं डिजाइन क्लासेस के अंदर, जो क्लासेस हमने मतलब बना के रखी हैं उनको हम रिफाइन करते हैं। बेसिकली हम क्रिएट करते हैं न्यू सेट ऑफ डिजाइन क्लासेस दैट मस्ट सपोर्ट द बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है आपके, देखो अब ये जो डिजाइन क्लासेस हैं, हमने सारी डिजाइन क्लासेस पढ़ तो ली, लेकिन अब इनके बीच में आपको कोई भी, किसी के भी बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आपको सब इजीली अभी समझ में आ गए तो आप डिफरेंस बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो ये डिफरेंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना। एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये दे दिया है, हो सकता है किसी के भी बीच में आपको आ जाए, तो ये आपको खुद से लिखने आना चाहिए। फाइन ना, design model, fine। तो सी
the design phase of software development transforming the customer requirements as described in the SRS document into the design form। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो डिजाइन मॉडल होता है ना बेसिकली, इसके अंदर हम एक मॉडल को डिजाइन करते हैं उसके क्रिटिकल फेज में। ठीक है, क्रिटिकल फेज में, ये याद रखो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजाइन फेज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका होता है। एंड क्या प्रोसेस फॉलो होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हम किस में डिफाइन करते हैं, हम एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। ये हमने बहुत पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ लिया है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें यूजर देता है वो हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। वो डॉक्यूमेंट होता है एसआरएस, फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये डायग्राम ये डॉक्यूमेंट का हम यूज करते हैं एंड इसको हम डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से डिजाइन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोला जाता है, डिजाइन फेज बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो फेज है ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है ऑन प्लानिंग हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कौन से यूज कर रहे हो, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कौन सा है। तो डिजाइन फेज के अंदर ये बहुत सारे डिसीजंस है जो आप ले रहे होते हो। ठीक है, तो ये आपका डिजाइन मॉडल होता है जो पूरे डिजाइन फेजेस से मिला के बनता है। तो designing a model is an important phase and is a multi process that represent this data structure and all, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो डिजाइन मॉडल आप समझे, कुछ नहीं, इस पेज से आपको इतना समझना है कि आपके पास एक एसआरएस डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट यानी कि जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एक डिजाइन फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजाइन फेज। एंड ये सारे डिजाइन फेज आपके मॉडल को डिजाइन करने के लिए बनते हैं, जिसमें आप ये सारी कुछ चीजें याद रखते हो, तो इसी को हम डिजाइन मॉडल बोल देते हैं। फाइन, अब डिजाइन मॉडल को हम दो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर व्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास है हॉरिजॉन्टली द प्रोसेस डायमेंशन जो कि लेयर वाइज होता है, और एक है वर्टिकली जो कि एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन होता है स्टेप बाय स्टेप। इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपका है हॉरिजॉन्टली, यानी कि इसके अंदर क्या है, प्रोसेस डायमेंशन। मतलब कि जो डायमेंशंस हैं दे लुक्स एट अ डिजाइन प्रोसेस इन लेयर्स। ठीक है, हम डायमेंशंस के अंदर क्या कर रहे हैं, जो डायमेंशंस है वो डिजाइन प्रोसेस ही दिखा रहे हैं, लेकिन लेयर्स में हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एज ईच डिजाइन टास्क इज एग्जीक्यूटेड द पार्ट्स ऑफ द डिजाइन इवॉल्व लाइक लेयर बाय लेयर। एक डिजाइन टास्क हो गया, दूसरे पे जाओ, दूसरा हो गया, तीसरे पे जाओ। तो यू फर्स्ट वर्क ऑन द बिगर कंपोनेंट एंड ग्रेजुअली आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो उनको इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये क्या है, एक लेयर वाइज आपकी चीजें चल रही हैं। और अगर लेयर वाइज आपकी चीजें चलती हैं बेसिकली, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। फाइन, देन वर्टिकली की अगर हम बात करें, द एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन। अब एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन, अब मैं इसका हॉरिजॉन्टली का एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सी वही एग्जाम्पल, सिंपल आप हाउस बिल्ड कर रहे हो, तो फर्स्ट आप एक फाउंडेशन डिजाइन करोगे, फिर आप वॉल्स डिजाइन करोगे, उसके बाद आप रूफ को डिजाइन करोगे ना। ऐसा तो नहीं आप हवा में पहले रूफ डिजाइन कर दोगे, नहीं ना, आपको एक लेयर वाइज, एक प्रोसेस वाइज चलना होगा। तो वो प्रोसेस के डायमेंशंस आपके हॉरिजॉन्टली होते हैं यहाँ पे। फाइन, देन वर्टिकली की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ डिटेल एज ईच लेवल एलिमेंट ऑफ द एनालिसिस मॉडल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डिजाइन मॉडल एंड देन iteratively refine। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वर्टिकली में आप इसको एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन बोलते हो, हॉरिजॉन्टली में आप प्रोसेस डायमेंशन बोलते हो। ये याद कर लो कैसे भी। तो वर्टिकली में एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन हम बोल रहे हैं, तो जो डायमेंशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेवल ऑफ डिटेल इन द डिजाइन। मतलब कि एज ईच पार्ट ऑफ द एनालिसिस मॉडल, ये हम इसको डिजाइन मॉडल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, रिक्वायरमेंट को हम डिजाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि हम डिजाइन मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो वो आइटरेटिवली रिफाइन होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग से आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट से चल रहे हो एंड आप डिटेल्ड में जा रहे हो। तो डिटेल में जब जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप रिफाइन करोगे, बहुत सारी चीजें आप क्या करोगे, अपडेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार का डिजाइन बना रहे हो, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ब्रॉड कॉन्सेप्ट से, जैसे कि इंजन हो गया, व्हील्स हो गए। उसके बाद आप जाओगे रिफाइन करने, ग्रेजुअली आप रिफाइन करोगे एक एक पार्ट को, जिसमें जैसे कि आप इंजन का टाइप समझोगे, आप व्हील के अंदर का मटेरियल समझोगे। तो पहले आपने उसको बड़े टर्म्स में सोचा, जब आप फिर उसको डिटेल में समझोगे तो आपको समझ में आता है कि हाँ, अरे इंजन का टाइप भी होता है, व्हील को डिजाइन करना है तो व्हील का मटेरियल कौन सा यूज करना है, बहुत सारी चीजें। तो ये सब आप किसमें करते हो, वर्टिकली के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। हॉरिजॉन्टली मतलब आप लेयर वाइज लेयर जाते हो, है ना। बिल्डिंग का आप एग्जांपल याद रख सकते हो कि पहले आपका फाउंडेशन बनेगा, फिर वॉल्स बनेंगी, फिर रूफ बनेगा। तो हर एक टास्क आपका इवॉल्व होता है
एंड एक टास्क के बाद ही दूसरा टास्क हो सकता है, फाउंडेशन के बाद ही वॉल्स आ सकती हैं, वॉल्स के बाद ही रूफ आ सकता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर वर्टिकली के अंदर आप ये याद रखना, कार वाला एग्जांपल, मतलब आपने ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चीजों को स्टार्ट किया लेकिन बाद में आप उसकी डिटेल में गए, ठीक है। Okay, now the elements of the design model use many of the same UML diagrams that were used in the analysis model. तो analysis model वो model था जब हमने requirements ली थी, है ना, जब हमने सारी चीजें implement करने के लिए specific details लिख के रखी थी, तो वो जो diagrams थे वो थे। तो अब जब हम design models के elements देखेंगे तो कुछ चीजें आपको UML diagrams वगैरह similar दिखेंगी as we used to make in the analysis model. The difference is that these diagrams are refined and elaborated. अब बस डिफरेंस क्या होगा, देखो पहले हमने सिर्फ बिल्डिंग दिखाई, अब हमने बिल्डिंग के अंदर एक एक चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका हॉल है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे किचन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये हॉल होना चाहिए था बेसिकली, चलो आप समझ पा रहे हो ना कि डिटेल के अंदर हम यहाँ पे जा रहे हैं। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग नाउ। More implementation specific details are provided in your what, in your बेसिकली डिजाइन मॉडल। तो एनालिसिस मॉडल और डिजाइन मॉडल में डिफरेंस आ जाता है। अब ये देखो, ये डिजाइन मॉडल का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। यहाँ पर ये डायग्राम आपको शो करेगा डायमेंशंस को, ठीक है, जो अभी डायमेंशंस हमने पढ़े ना, आपका एब्स्ट्रैक्शन, आपका प्रोसेस डायमेंशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली दो डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। हाई एब्स्ट्रैक्शन जनरल आपका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, और लो एब्स्ट्रैक्शन यानी स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल आपके होते हैं, ठीक है। तो हाई एब्स्ट्रैक्शन आप समझ पा रहे हो। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो हमने अभी पढ़ा, ये वाला जो एब्स्ट्रैक्शन अभी हमने पढ़ा ना, ये वाला, इसके अंदर भी हमने दो बता दिए। क्या, एक हाई लेवल हाई एब्स्ट्रैक्शन जो आपका जनरल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाएगा, और लो एब्स्ट्रैक्शन जो कि स्पेसिफिक टेक्निकल चीजें बताएगा, ठीक है। तो हाई से लो आप जा रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायमेंशन है, तो यहाँ पे आप हाई है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो। फाइन, तो ये है। एंड देन आपके पास प्रोसेस डायमेंशन। प्रोसेस डायमेंशन यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लेयर वाइज देखा, तो वो लेयर वाइज के अंदर भी एक फ्लो फॉलो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आते हैं आर्किटेक्चर एलिमेंट्स, इंटरफेस एलिमेंट्स, कंपोनेंट लेवल एलिमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब एक सेक्शन बाय सेक्शन इसको समझेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, सबसे पहले आर्किटेक्चरल एलिमेंट के अंदर देखो, लेफ्ट मोस्ट पार्ट में आप यहाँ पर इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताओगे। यहाँ पे जो है आपका सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, एंड हाई लेवल जो डिजाइन होगा, हाई लेवल डिजाइन तक जाते जाते आप आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को ही ज्यादा बताओगे, मतलब उनको और डिटेल में बता रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्लास डायग्राम्स आ जाते हैं, या यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके क्लास डायग्राम्स आ जाते हैं, एनालिसिस पैकेजेस, आपका CRC मॉडल आ जाता है, यानी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन मॉडल होता है ये। फिर डेटा फ्लो डायग्राम्स, आपके कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, तो ये सारे यहाँ पर होते हैं। तो इनको हम किस में रिफाइन करते हैं, इनको हम इसमें रिफाइन करते हैं, डिजाइन क्लास रियलाइजेशंस के अंदर, सब सिस्टम्स के अंदर। फिर आपके क्या है, और क्या आता है यहाँ पे, कोलैबोरेशन डायग्राम्स को, फिर इनको और रिफाइन करते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली ये दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन क्या है, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि हम हाई से लो तक आते वक्त हम क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं चीजों को। फिर इंटरफेस लेवल से, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये ब्रॉड ब्रॉड में है। अब इन ब्रॉड से हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में घुस रहे हैं। फाइन, तो यहाँ से आप नीचे आ रहे हो। फाइन, उसके बाद यहाँ पे देखो इंटरफेस एलिमेंट्स, तो इंटरफेस में भी पहले हम ब्रॉड टर्म्स में देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर डिटेल में जाएंगे, है ना। यूज केसेस, टेक्स्ट डायग्राम्स वगैरह, यहाँ पर ये सारे डायग्राम्स होंगे। यहाँ पर हम एक्चुअल डिजाइन बना रहे होंगे, GUI डिजाइन, नेविगेशन डिजाइन, ठीक है। तो ये इंटरफेस में आता है। फिर कंपोनेंट लेवल, तो कंपोनेंट वाइज, तो इसके अंदर और इसके अंदर बहुत सारी चीजें सेम है, तो मोस्टली आप चीजें सेम रख सकते हो, एंड देन वो आपके काय में रिफाइन हो रही है वो आप लिख सकते हो। डिप्लॉयमेंट लेवल के अंदर पहले ये आपने समझा था क्या टारगेट है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर एट लास्ट आ जाते हो रिफाइनमेंट करते करते। तो ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपका पूरा डायग्राम है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो डायग्राम क्या समझा रहा है आपको कि डिजाइन आर्टिफैक्ट्स इवॉल्व कैसे होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में सॉफ्टवेयर प्रोसेस दिखता कैसे है, आर्किटेक्चर से लेके आप डिप्लॉयमेंट तक यहाँ पर देख रहे हो। तो डिटेल कैसे इंक्रीज होती है आपकी, एब्स्ट्रैक्शन कैसे डिक्रीज होता है आपका,
ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो अब आगे आगे जाते जाओगे तो आपका जो ये लेवल है ये छोटा होता जाएगा, तो यही आपका ये डिक्रीमेंट लेवल है। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है। इसी को मैं आपको यहाँ पे इस वाले डायग्राम में इधर समझाती हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे और सिंपल फॉर्मेट में बनाया था, या सी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग वगैरह है। चलिए ठीक है, जाने दिए, जो आपने समझ लिया ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आप इसको समझ के रखो। डिजाइन मॉडल आपने समझ लिया है कि एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन और प्रोसेस डायमेंशन होता क्या है, फाइन। तो बस इसमें अगर क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाने के लिए, सिंपल अगर डिजाइन मॉडल पे ही क्वेश्चन आ गया है 8-9 मार्क्स का, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, फाइन। ये डायमेंशन है जो अभी मैं आपको पीछे दिखा रही थी, अगर आपको वो पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है ना, तो आप सिंपल ये भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको डायमेंशन दिखाए जा रहे हैं कि एनालिसिस मॉडल है यहाँ पर और ये आपका डिजाइन मॉडल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे ये एलिमेंट्स हैं। प्रोसेस डायमेंशन में यही चीजें होंगी, डेटा क्लास आपका यहाँ पे और ऐड हो गया है, बाकी आर्किटेक्चर, इंटरफेस, कंपोनेंट लेवल, डिप्लॉयमेंट लेवल एलिमेंट्स, और ये एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन है, यहाँ पर हाई है और यहाँ पे लो है। तो एनालिसिस यानी कि एसआरएस जो डॉक्यूमेंट था, जहाँ मतलब आप रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे देते हो बेसिकली, तो वहां से आप डिजाइन मॉडल की तरफ जब बढ़ते हो तो आप डिटेल में बढ़ते हो। बस इस डायग्राम का यही कहने का मतलब है, फाइन। डिजाइन मॉडल के एलिमेंट्स देख लो यहाँ पे। डिजाइन मॉडल के एलिमेंट्स कौन से हैं? डेटा डिजाइन एलिमेंट्स, आर्किटेक्चर एलिमेंट, फिर इंटरफेस लेवल, कंपोनेंट लेवल डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट लेवल। तो यही मैंने आपको अभी बताया जो आपके नीचे लाइन में प्रेजेंट है ना। तो ये वही है, सिंपल है। यहाँ पर आपको डेटा डिजाइन में क्या होता है, डेटा डिजाइन में मतलब कि आपका जो डेटा है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा उसी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर आपका ना डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब एरेज, लिस्ट, डेटाबेसेस वगैरह ही। एंड इसके अंदर आप डेटा को प्रोसेस करते हो, ट्रांसफर करते हो। तो जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें डेटा डिजाइन क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की डिटेल्स या फिर ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह। तो ये सब डेटाबेस में स्टोर होता है, तो ये आपके डेटा डिजाइन एलिमेंट्स में आता है, फाइन। देन यू हैव आर्किटेक्चर एलिमेंट। तो आर्किटेक्चर एलिमेंट मतलब कि जो कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, एंड कैसे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके जो है एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता है ना कि आपका हाई लेवल जो है सिस्टम, हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना आपका सॉफ्टवेयर का, जैसे कि लेयर्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, सिस्टम्स, सर्विसेज हो गए, वो आपके यहाँ पर आर्किटेक्चर एलिमेंट में डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होता है, अगर एक वेबसाइट है तो उसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है। तो अगर सपोज आप सोशल मीडिया ऐप भी बना रहे हो, तो आपने सबसे मेन क्या देखोगे, आप यूजर का इंटरफेस देखोगे, सर्वर साइड का लॉजिक देखोगे, डेटाबेस कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का इंटरेक्शन आपके आर्किटेक्चर एलिमेंट में आता है। फिर इंटरफेस एलिमेंट। इंटरफेस एलिमेंट मतलब कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर आपके मॉड्यूल्स हैं, वो कैसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, वो आपका इंटरफेस एलिमेंट के अंदर डिफाइन होता है। लाइक सपोज ये क्या डिफाइन करता है कि जो आपका डेटा है वो कंपोनेंट्स के बीच में कैसे एक्सचेंज होगा, वेदर आपका एपीआईज है वो कैसे आपकी इंटरेक्ट करेंगी, वेब सर्विसेज कैसे आपकी हैंडल होंगी, डायरेक्ट मेथड कॉल्स आपकी हो रही होती हैं तो वो कैसे होंगी। फॉर एग्जांपल आपका वेदर ऐप है, तो इंटरफेस एलिमेंट क्या है उसके अंदर कि आपका जो यूजर इंटरफेस है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा वेदर एपीआई से, कैसे डेटा को लेगा। तो ये आपका इंटरफेस एलिमेंट के अंदर होता है, ठीक है। फिर कंपोनेंट लेवल के अंदर क्या आता है, कंपोनेंट लेवल मतलब कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे फोकस करता है, ठीक है। आपका सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर आपका एलिमेंट फोकस करता है, एंड देयर इंटरनल डिजाइन टू, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी इंटरनल वर्किंग आ जाती है एक एक कंपोनेंट की, जिसमें हम फंक्शंस को देखते हैं, डेटा फ्लोज को देखते हैं, लॉजिक देखते हैं उनके पीछे, एंड हर एक कंपोनेंट के अंदर उसका खुद का मॉड्यूलर मतलब डिजाइन होता है, रियूजेबल डिजाइन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है, तो उसके अंदर कंपोनेंट एलिमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि आपका लॉगिन मॉड्यूल है, वो क्या हैंडल करेगा, आपका यूजर वेरिफिकेशन करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा, सेशन मैनेजमेंट करेगा। तो ये लॉगिन मॉड्यूल के अंदर आता है। तो ये सिर्फ उस मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब कोई और मॉड्यूल होगा जैसे साइन अप का, तो बेसिक चीजें मैच करेंगी, लेकिन वो अलग मॉड्यूल है, उसकी डिटेल्स आपकी अलग होगी, वो चीजें अलग हैंडल करेगा। तो वो कंपोनेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट में आ जाता है। फिफ्थ में आपका डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन। तो डिप्लॉयमेंट एलिमेंट किस पे फोकस करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय होगा, फिजिकल या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो आप जो है काफी सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज देख रहे होते हो, सर्वर्स देख रहे होते हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होते हो कि एग्जैक्टली आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे
मतलब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, है ना। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर कंसीडर कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका वीडियो स्ट्रीमिंग आपकी सर्विस है, ठीक है, तो आपका जो डिप्लॉयमेंट एलिमेंट है उसके अंदर क्या होगा मुझे बताओ, कि आपकी सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे होस्ट करोगे, कैसे क्लाउड सर्वर्स के अंदर आप जो है वीडियो कंटेंट डिलीवर करोगे यूजर्स की तरफ, सारे वर्ल्ड वाइड आपकी चीजें, जैसे कि एक जूम ऐप है आपका, ठीक है, जूम ऐप है, गूगल मीट है, तो इसमें चीजें कैसे हैंडल हो रही हैं, तो ये डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को आप अच्छे से याद रखो। एंड ये 5 डिजाइन मॉडल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये ना टॉपिक याद रखना है। एंड आई होप सो कि अब आपको बस पीपीटी को बस देखने की देरी है, मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें एक्सप्लेन करी हैं। तो ये आपके जो है ना पांचों आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे मैंने बताया है ना अभी, बस वही यहाँ पर डिटेल में है। तो बस आपको इनको रीड करना है अब, ठीक है। कंपोनेंट लेवल डिजाइन एंड ये डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन एंड ऑल, ठीक है। तो बस आपको इन सबको रीड करना है एंड आपका हो जाएगा फाइन। अब हम आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कंपोनेंट लेवल डिजाइन फॉर वेब एप्स। देखो बेसिकली वेब ऐप कंपोनेंट इज अ वेल डिफाइंड कोहेसिव इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट मैनिपुलेट्स कंटेंट और प्रोवाइड्स कंप्यूटेशनल और डेटा प्रोसेसिंग फॉर एन एंड यूजर। मतलब कि एक वेब ऐप कंपोनेंट को आप डिफाइन कैसे करते हो, कि वो एक वेल डिफाइंड एक कोहेसिव फंक्शन है जो कि स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है यूजर के लिए, है ना, एंड यूजर के लिए। वो मैनिपुलेट कर सकता है कंटेंट को, डेटा प्रोसेस कर सकता है, कंप्यूटेशनल फंक्शनैलिटी दिखा सकता है। कभी कभी आप देखते हो ना कि आपके पास क्या होता है, जब आप वेबसाइट सपोज आप जेमिनी पे गए, ठीक है, जेमिनी एआई पे आप गए, तो आपने अगर साइन अप किया होगा तो जब भी आप उस पे जाओगे तो वो हेलो एंड आपका नाम दिखाता है। इन माय केस हेलो हुजैफा। तो बेसिकली कैसे दिखाता है, वो आपका हेलो एंड आपका नाम शो करता है। तो यहाँ पर आपका डेटा क्या हुआ, आपके यूजर के हिसाब से कंटेंट जो है वो चेंज कर दिया। तो यही क्या होता है, यही आपका कंपोनेंट लेवल डिजाइन होता है वेब एप्स के लिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। जैसे कॉमन आपकी वेब एप्लीकेशन है उनमें ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, शॉपिंग कार्ट्स होती हैं, आपके फोटो वीडियो एडिटर्स होते हैं, ईमेल सर्विसेज होती हैं जैसे जीमेल या फिर याहू हो गया। तो ये कुछ कॉमन वेब एप्लीकेशंस की चीजें हो गई फाइन। अ कोहेसिव पैकेज ऑफ कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी दैट प्रोवाइड्स द एंड यूजर विद सम रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी। तो कोहेजन के बारे में यहाँ पर हमें बोला जा रहा है। तो जो वेब ऐप कंपोनेंट है वो कोहेसिव होना चाहिए, मतलब कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, सारे जो पार्ट्स हैं आपके कंपोनेंट के, वो आपके टुगेदर जो साथ में वर्क करेंगे, स्मूथली वर्क करने चाहिए एंड एक दूसरे से इंटर रिलेट करने चाहिए इफेक्टिवली। सो ये जो कोहेजन है वो क्या इंश्योर करता है, कंपोनेंट ऑफर क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक फोकस्ड फंक्शनैलिटी आपके लिए इंश्योर कर रहा है टू द एंड यूजर फाइन। तो वेब एप्लीकेशंस ये जो मैंने आपको बताया अभी यही बताया फाइन। नाउ यस, सो यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट लेवल के अंदर बोला जा रहा है कंपोनेंट लेवल डिजाइन फॉर वेब एप्स, इट ऑफन इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट डिजाइन एंड फंक्शनल डिजाइन। तो कंपोनेंट लेवल जो आपका है वेब एप्स के लिए, उसके अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं आपके, कंपोनेंट डिजाइन एंड योर फंक्शनल डिजाइन। तो देखो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। अगर कंटेंट डिजाइन की हम बात करें, देखो अगर ये क्वेश्चन आया ना कंपोनेंट लेवल का, तो उसके अंदर आपको ये दोनों एक्सप्लेन करने ही है, कंटेंट एंड फंक्शनल। तो इसको अच्छे से समझो, मैं कंटेंट के बारे में आपको समझाती हूँ। तो कंटेंट डिजाइन एट द कंपोनेंट लेवल फोकसेस ऑन कंटेंट ऑब्जेक्ट्स एंड द मैनर इन विच दे मे बी पैकेज्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू अ वेब ऐप एंड यूजर। मतलब कंटेंट डिजाइन किस पे फोकस करता है, ये उस चीज पे फोकस करता है कि कैसे आपको जो कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर करना है एंड यूजर को प्रेजेंट कैसे करना है इन द फॉर्मेट ऑफ वेब ऐप। अब आपको पता होगा वेब ऐप क्या होता है, एक सिंपल आप वेबसाइट इसको कंसीडर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली कंटेंट डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी कंटेंट है हमारे पूरे पेज के ऊपर, वो हम कैसे ऑर्गेनाइज करें एंड हमारे यूजर को वो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। और कंपोनेंट लेवल पे हम क्या करते हैं, ये तो हमने कंटेंट लेवल पे कर दिया। कंपोनेंट लेवल पे हम क्या करते हैं, जो कंटेंट डिजाइन है इट इज अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए, डेटा हो गया। एंड हम डिसाइड करते हैं क्या, कि हाउ दे विल बी पैकेज्ड एंड डिस्प्लेड फॉर द यूजर। तो वो कौन बताता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन इंश्योर करता है, आपका कंपोनेंट लेवल, ठीक है। However, as the size and complexity of the web app content objects and their interrelationship grows, it may be necessary to organize content in a way that allows easier reference and design। मतलब कि
सिंपल अगर यहाँ पर हम मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम वेब ऐप को इंक्रीज करते हैं, उसमें फीचर्स ऐड करते हैं, उसमें अपडेशंस करते हैं, तो उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो उसके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। एंड मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारे यूजर को इजी चीजें दिखानी है ताकि वो इजीली चीजों को हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए, रेफरेंस ले पाए। तो दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग क्लियर कैटेगरीज या फिर स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हम बनाते हैं, जैसे मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स वगैरह। तो हमें उसके अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजों को कंटेंट डिजाइन को यूज करना पड़ता है एट द कंपोनेंट लेवल। तो आई होप यू गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंटेंट डिजाइन एंड एट कंपोनेंट लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ वेब बेस्ड वीडियो सर्विलेंस कैपेबिलिटी विद इन दिस। तो मैं इसको सिंपल आपको समझाती हूँ। देखो, आपका वीडियो सर्विलियंस जो है ना, आपका वीडियो सर्विलियंस सिस्टम है, जैसे कि सेफ होम assured.com, ये आपकी एक वेबसाइट है, आप इस पे जाके देख सकते हो। यूजर्स क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड कैमरास को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम अ फ्लोर प्लान, ठीक है, बेसिक प्लान से। एंड द सिस्टम है वो क्या डिस्प्ले करता है, थंबनेल इमेजेस को डिस्प्ले करता है सारे कैमराज से, एंड अलाउ करता है यूजर्स को ताकि वो एक लाइव वीडियो को देख पाए फ्रॉम एनी कैमरा। आप चाहो तो इसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक एग्जांपल है आपके वेब बेस्ड वीडियो सर्विलियंस का। तो अमंग मेनी कैपेबिलिटीज द यूजर कैन सिलेक्ट एंड कंट्रोल एनी ऑफ कैमरा रिप्रेजेंटेड एंड, तो हमें जो है जो डिस्प्ले होगा वो एक सिंगल कैमरा से डिस्प्ले होगा, ठीक है। नाउ हमने अब देखा सिंपल कंटेंट डिजाइन। देखो अब फंक्शनल डिजाइन में क्या आती हैं चीजें। तो फंक्शनल डिजाइन के अंदर modern web applications deliver increasingly sophisticated processing functions that perform localized processing to generate content and navigation capability in a dynamic fashion। मतलब कि आपका जो मॉडर्न वेब ऐप है वो क्या, उसको क्या जरूरत है, उसको एडवांस्ड प्रोसेसिंग फंक्शंस की जरूरत है, जो कि आपके डायनामिक कंटेंट को मतलब जो डायनामिक कंटेंट आप जनरेट कर रहे हो, जैसे अभी मैंने हेलो हुज़ैफा वाला एग्जांपल दिया जेमिनाई का, ठीक है, एंड यूजर इंटरैक्शंस का। तो बेसिकली ये सारी चीजें मॉडर्न वेब एप्स के अंदर चाहिए। और फंक्शनल डिजाइन एट कंपोनेंट लेवल इन सब चीजों पे बहुत फोकस करता है। पहला मैंने आपको बोला लोकलाइज्ड प्रोसेसिंग, मतलब कि जो कंपोनेंट प्रोसेस होगा वो लोकली जनरेट करेगा कंटेंट डायनामिकली। एग्जांपल, आप लाइव नोटिफिकेशंस दिखा रहे हो या फिर कंटेंट अपडेट कर रहे हो विदाउट रीलोडिंग द पेज। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आपका पेज जो है वो बार बार लोड नहीं करे। अगर आपने सर्वर साइड बैकएंड पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जब आप वेब एप्लीकेशंस डिजाइन करते हो तो ऐसा नहीं हो कि आपका एक एक चीज पे, जैसे फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे अलग अलग यूजर नेम्स है, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पेज वापस से लोड होना चाहिए। अगर आपने लाइक किया है ना, लाइक किया है किसी पोस्ट को, तो क्या आप लाइक करते हो तो पूरा पेज वापस रीलोड होता है एंड फिर आपका लाइक काउंट होता है? नहीं। आप लाइक काउंट करते, लाइक देते हो, लाइक काउंट इंक्रीज हो जाता है, उसका कलर आपका चेंज हो जाता है बटन का, बस आपका पेज रीलोड नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सर्वर साइड में आपने ऐसे उसके अंदर चेंजेस करके रखे हैं। तो दिस इज योर लोकलाइज्ड प्रोसेसिंग। देन प्रोवाइड कंप्यूटेशन और डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द वेब एप्स बिजनेस डोमेन। यानी कि यहाँ पर आप डेटा प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो। जो कंपोनेंट है वो क्या हैंडल करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करते हैं, ताकि आपका जो बिजनेस डोमेन है उस वेब ऐप का वो परफेक्टली रेलिवेंट रहे। जैसे कि आप कैलकुलेट कर रहे हो टोटल प्राइस, है ना, आप ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है, या फिर आप प्रोसेस कर रहे हो यूजर इनपुट को सर्वे में, या फिर सिंपल एग्जांपल शॉपिंग ऐप का मैंने जो अभी आपको बताया ई कॉमर्स का, तो आपने बहुत सारे आपने ऐड टू कार्ट करके रखे हैं चीजें, तो उनको प्रॉपरली कैलकुलेट करके फाइनल अमाउंट दिखाने का भी काम जो है वो आपका इसमें होता है। फाइन। तो बिजनेस डोमेन भी हमें परफेक्टली इसके अंदर अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर शो करके रखना है। देन प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस क्वेरी एंड एक्सेस, है ना। तो डेटाबेस क्वेरी एंड एक्सेस कंपोनेंट्स जो है आपके कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को जो है परफेक्टली हैंडल करना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए डेटाबेसेस के साथ, है ना। तो ये इससे क्या होता है, हम रिट्राइव कर सकते हैं एंड डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं टू यूजर्स। एग्जाम्पल, आपको कोई यूजर इंफॉर्मेशन को फेच करना है या फिर प्रोडक्ट
डिटेल्स को फेच करना है ना। कभी कभी हमें बहुत सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि आप अगर सपोज लैपटॉप खरीद रहे हो तो उस लैपटॉप की बहुत सारी डिटेल्स आप जाके पहले चेक करते हो, मे बी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, कहीं पर भी। तो आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, तो वो डेटाबेस क्वेरी का एक्सेस हमारे यूजर के पास होना चाहिए। देन प्रोवाइड्स डेटा इंटरफेसेस विद एक्सटर्नल कॉर्पोरेट सिस्टम्स, यानी कि जो कंपोनेंट है दैट इट कैन एस्टैब्लिश कनेक्शंस विद योर एक्सटर्नल कॉर्पोरेट सिस्टम, यानी कि आपके थर्ड पार्टी सर्विसेज, जैसे आपका पेमेंट सिस्टम हो गया, सोशल मीडिया के लॉगिन्स हो गए, एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह हो गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। तो फंक्शनल के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज के साथ हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, now see, introduction to architectural design. Now my mouth is paining। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसके अंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन है, फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है। हम शॉर्ट में चीजों को कवर करेंगे, वैसे भी बहुत चीजें हम आप समझ चुके हो, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है चीजों को। सी बेसिकली आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, तो द सॉफ्टवेयर नीड्स द आर्किटेक्चरल डिजाइन टू रिप्रेजेंट द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन का यूज करते हैं। IEEE क्या डिफाइन करता है आर्किटेक्चरल डिजाइन का, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरफेसेस टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये IEEE ने डिफाइन करा हुआ है कि क्या हम कैसे डिफाइन करते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन को। बेसिकली ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स का कलेक्शन है, जो भी इंटरफेसेस आप इसके अंदर यूज कर रहे हो ताकि आप उस फ्रेमवर्क को डिजाइन कर पाओ, ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट हो बेसिकली। तो ये ऐसा डेफिनेशन आपको याद रखना है फॉर योर architectural design, which was defined by IEEE. It is expressed as a block diagram defining an overview of the system structure, features of the components and how these components communicate with each other to share the data, है ना। तो जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है इसमें आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन चलता है, ठीक है। मतलब जनरली हम इसको ब्लॉक डायग्राम में ही डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या क्या हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है, हम दिखाते हैं फीचर्स, उसके बाद हम क्या दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि कैसे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हम आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर शो कर रहे होते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कैन एग्जिबिट ओनली वन ऑफ दीज मेनी आर्किटेक्चरल सिस्टम्स, यानी कि जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर या फिर पर्पस, ठीक है। तो ये सारे स्टाइल्स कैसे हेल्प करते हैं, ये हमारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं ताकि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। फाइन। During the architectural design process, some system properties are focused. Some of them are as follows, यानी कि कुछ properties important हैं, की system properties हैं। तो architectural design process के अंदर हमें इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले है security, यानी कि क्या हमारा जो system है वो इंश्योर कर रहा है सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या ये ऑप्टिमली वर्क कर रहा है, क्विकली एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑपरेट कर पा रहा है। मेंटेनेबिलिटी, यानी कि आपका डिजाइन जो है बेसिकली क्या इसमें आप इजीली अपडेट्स कर पाओगे, फिक्सेस कर पाओगे ओवर टाइम। देन सेफ्टी, ठीक है, ये क्या इंश्योर कर रहा है जो आपका सिस्टम है क्या वो मतलब किसी को हार्म तो नहीं करेगा या फिर खुद ही फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी, तो क्या ये सिस्टम रिलायबल है एंड क्या ये एक्सेसिबल है जब भी हमें इसकी जरूरत है या नहीं। तो ये आपकी 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप आर्किटेक्चरल सिस्टम के डिजाइन के अंदर इंश्योर करते हो। देन यू हैव सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या है, बेसिकली वही है, इसका पूरा वही आपका एक्सप्लेनेशन है। क्या ये तो सिस्टम का ब्लूप्रिंट होता है, क्या प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्शन टू मैनेज द सिस्टम, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट है एंड यहाँ पे सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करता है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। तो आर्किटेक्चर क्या है ये तो आप अच्छे से समझ गए हो, बहुत बार हमने रिपीट कर दिया है। फिर आपका जो सोल्यूशन है वो स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन डिफाइन करता है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ताकि सारी टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हम दिखा पाए एंड व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग द कॉमन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लाइक परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन का मतलब जो आर्किटेक्चर है ये एक स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन डिफाइन करता है जिसमें आप सारी टेक्निकल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है दिखाते हो, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी वगैरह ये सारे आपके ऑप्टिमल तरीके में वहां पे आपको दिखाने हैं। फाइन।
Fine. The architecture of a system describes its major components, their relationship structures and how they interact with each other, है ना. तो components आपके बहुत सारे major components होते हैं system के अंदर, तो उनका relationship आपको दिखाना है कि वो कैसे interact कर रहे हैं and उनके ऊपर आप कैसे how they will work together, आप उनको system में वो पूरे कैसे work कर पा रहे हैं वो आप सब इसमें दिखाते हो. Software architecture and design include several contributory factors, यानी कि बहुत सारे contributory factors हैं जो आपके आर्किटेक्चरल डिजाइन में आपको जो है हेल्प करते हैं. बेसिकली डिजाइन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर आप एक प्रोजेक्ट एक्चुअली बना क्यों रहे हो, क्योंकि आपको एक बिजनेस गोल है आपका, तो वो बिजनेस गोल आपका परफेक्टली अलाइन होना चाहिए उस आर्किटेक्चर में ही. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको आर्किटेक्चर से गायब भी कर दो, है ना. वो आपको दिखाना है. क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपको दिखाने कि आपके जो बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जैसे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस है, ये आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, कैसे ये आप इंश्योर कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर. देन ह्यूमन डायनामिक्स, मतलब कि आप कंसीडर कर रहे हो कि टीम की एक्सपर्टाइज क्या है एंड कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है, तो ये ह्यूमन डायनामिक्स के अंदर आप दिखाते हो. फिर आपके पास है डिजाइन, मतलब ओवरऑल डिजाइन प्रिंसिपल्स या फिर पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो डिजाइन में शो होता है. देन आईटी एनवायरनमेंट, जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है जहां पर आपका सिस्टम ऑपरेट होगा, ये सारी चीजें भी आपके यहाँ पर मैटर करती हैं. तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर आप ये सारी चीजें देखते हो. देन एक डायग्राम जो आप बनाते हो ना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, उसके अंदर ये एलिमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या, सबसे पहले आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको बता दिया आपकी सिक्योरिटी, आपके परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में आ जाती है. फिर आपके पास आता है डिजाइन. डिजाइन में आप स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो अपने आर्किटेक्चर के. देन आईटी एनवायरनमेंट, तो आईटी एनवायरनमेंट मतलब कि आपका टेक्निकल इकोसिस्टम जहां पर आपका सिस्टम ऑपरेट करता है. फाइन, जो अभी मैंने ऊपर आपको ये फैक्टर्स बताए ना, ये वही फैक्टर्स हैं. फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई. देन ह्यूमन डायनामिक्स, यानी कि एक्चुअली कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो कि इस सिस्टम डिजाइन या फिर ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं. फाइन. देन क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो आर्किटेक्चर क्योंकि अ मीन्स ऑफ डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, हम कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर पा रहे हैं, तो एक आर्किटेक्चर हमें एक उसका सिंपल रोड मैप बता देता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता है. फाइन. Then a basis of decision making helps to define the properties and limitations. Then long-term maintenance defines the important components and connections. Division of effort and standard pattern and styles. ठीक है, क्यों important है, यहाँ पर भी कुछ points लिखे हुए हैं, आप इसको read कर सकते हो, pause करके read कर सकते हो, बहुत बहुत simple language में लिखे हुए हैं ये. ठीक है, चलो आर्किटेक्चर के स्टाइल्स देखते हैं हम. ठीक है, आर्किटेक्चर के कौन से स्टाइल्स होते हैं बेसिकली. तो आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, इट गिव्स अ स्पेसिफिक सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच फर्दर पर्टिकुलरली हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोड. यानी कि आर्किटेक्चरल स्टाइल ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, स्पेसिफिक सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सोल्यूशन, एंड हमें हेल्प भी करता है कि हम अपने कोड को जो है ना एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर पाए. ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ये क्या है, हमें एज अ टेम्पलेट मिल रहे होते हैं ताकि हम इनको बिल्ड कर पाए एंड इन्हीं के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर पाए अपने सिस्टम को. तो आर्किटेक्चर स्टाइल इसको आप एज अ टेम्पलेट यहाँ पे समझ सकते हो. फाइन. द फॉलोइंग आर द टेक्सोनॉमी, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्किटेक्चरल सिस्टम. तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन है, अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले है आपका डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, ये याद रखो आर्किटेक्चर के स्टाइल्स ही हैं. फाइन. तो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर ये कैसा स्टाइल है जिसके अंदर जो आपका डेटा है वो एज अ सेंटर ऑफ सिस्टम काम करता है और सारे कंपोनेंट्स उसके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि ये आपका क्या है, ये डेटा है. ठीक है, इस डेटा के ऊपर सारे कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये हम इसके अंदर शो कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सेंट्रल डेटा क्या है, आपका डेटा ही होता है. तो आर्किटेक्चर टिपिकली कैसे रिवॉल्व करता है, इट रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रल डेटाबेस. ठीक है, या फिर डेटा रिपोजिटरी. फॉर एग्जांपल डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स इसका एक्सेस ले सकते हैं, अपना डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, अपना डेटाबेस ऐड डिलीट कर सकते हैं. तो ये क्या होता है डीबीएमएस. तो डीबीएमएस क्या है, एक डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर है. ठीक है, देन यू हैव डेटा फ्लो आर्किटेक्चर. तो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल ये किस पे फोकस करता है, आपके फ्लो ऑफ डेटा पे. ठीक है, यहाँ पर डायग्राम भी होगा बेसिकली, आई होप यहाँ पर डायग्राम हो. हाँ, ये देखो ये डायग्राम है आपका. ठीक है,
तो इस डायग्राम देखो, अभी ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स के लिए सिंपल डेटा फ्लो पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसको हम डिटेल में यहाँ से ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए लिखना क्या है। तो दिस आर्किटेक्चर इज अप्लाइड व्हेन द इनपुट डेटा आर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल एंड मैनिपुलेटिव कंपोनेंट इनटू अ आउटपुट डेटा। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि जो आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल ये स्टाइल है, इसमें फ्लो ऑफ डेटा को बहुत फोकस किया जा रहा है कि एक कंपोनेंट से एक कंपोनेंट में कैसे आपका डेटा फ्लो हो रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट्स में डेटा आपका कैसा जा रहा है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स हैं आपके यहाँ पे पाइप एंड फिल्टर पैटर्न का बेसिकली यूज होता है। पाइप एंड फिल्टर पैटर्न यही आपका पैटर्न है। इसको डायग्राम को अभी समझेंगे 2 मिनट। सी, यहाँ पर आपको डेटा फ्लो आर्किटेक्चर समझ रहे हो आप, तो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपोनेंट्स के बीच में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो। ठीक है, आपकी डेटा प्रोसेसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। एंड आपका जो आउटपुट है, एक एक कंपोनेंट से आपका कैसा आउटपुट मिल रहा है एंड कैसे आप उसको दूसरे कंपोनेंट के अंदर इनपुट की तरह आप उसको दे पा रहे हो, वो आप यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे होते हो। इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि डेटा पाइपलाइन हो गई या फिर स्ट्रीमिंग सिस्टम हो जाता है आपका, है ना। तो प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारा आप ऐसा प्रोसेस कर रहे होते हो कि एक जगह आपने उसको आउटपुट एज एन आउटपुट लिया एंड दूसरे कंपोनेंट में आप उसको एज एन इनपुट दे रहे हो। फाइन, तो ये आपका यहाँ पे होता है। फाइन, तो ये आपको याद रखना है। देखो सिंपल है वैसे, इतना कुछ हार्ड नहीं है, चाहो तो इसको आप रीड भी कर सकते हो। इस डायग्राम को समझते हैं। तो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये एक तरीका है आपके डिजाइन सॉफ्टवेयर को समझने का कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। फाइन, तो हर एक स्टेप प्रोसेस क्या प्रोसेस कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है एंड उसको पास कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कौन सी चीजें, एक फिल्टर आपको दिख रहा होगा। तो ये फिल्टर क्या है, ये एक मतलब स्टेप है जिसके अंदर आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो जहाँ पे चीजें प्रोसेस होती हैं उसको हम फिल्टर बोल रहे हैं। फाइन, इसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक फिल्टर आपका इनपुट ले रहा है, कुछ काम कर रहा है एंड आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर भी देखो इनपुट हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस हो रहा है अंदर एंड आप आउटपुट दे रहे हो। फाइन, हमसे बोला नहीं जा रहा है, आई एम सॉरी। सी, आपके पास पाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पाइप्स क्या है, ये कनेक्शंस हैं आपके अलग अलग फिल्टर्स के बीच में। जो कनेक्शन होता है वो पाइप है। ये क्या कैरी करते हैं, डेटा को कैरी करते हैं जो आपका एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर में जा रहा है। अब ये तो इसका तो आउटपुट है, लेकिन इसके लिए, इस फिल्टर के लिए ये इनपुट हो गया। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ऐसे समझो कि आप ऑरेंज को जैसे पील करते हो ना, सपोज मैं आपको बहुत सिंपल रियल लाइफ इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप क्या है, आपकी जूस मेकिंग फैक्ट्री है एंड उसके अंदर आप ऑरेंज जूस बना रहे हो। तो सबसे पहला जो फिल्टर है, सबसे पहले फिल्टर में क्या होगा, आप ऑरेंज को पील करोगे। ठीक है, सेकेंड फिल्टर क्या होगा, सेकेंड फिल्टर होगा कि आप उसको स्क्वीज करोगे, उसका जूस बनाओगे। ठीक है, थर्ड फिल्टर हो सकता है आप उसके अंदर आइस ऐड कर रहे हो। उसके बाद वाला फिल्टर हो सकता है आप उसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हो एंड फाइनल फिल्टर हो सकता है आप उसको पैक कर रहे हो जूस में। तो हर एक स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, हर एक स्टेप को आप फिल्टर बोल रहे हो, लेकिन हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ आपका इनपुट आ रहा है ना, उसका आप प्रोसेस कर रहे हो और उससे आपका जो आउटपुट आ रहा है एंड हर एक फिल्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पूरा डेटा फ्लो आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये समझा हमने। उसके बाद आपके पास आता है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। तो यहाँ से ही समझ लेते हैं। सी, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर यहाँ पे, तो ये आर्किटेक्चर आपका जो है ना क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है या फिर इसको हम फंक्शन कॉल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स के अंदर इट इज यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट इज इजी टू स्केल एंड मॉडिफाई, यानी कि आप उसको इजीली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर पाओगे एंड मॉडिफाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स का यूज करते हैं। फाइन, देन मेनी सब स्टाइल्स एग्जिस्ट विद इन दिस कैटेगरी, है ना। तो बहुत सारे सब स्टाइल्स भी एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। तो बहुत सारे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं या बहुत सारे और फंक्शंस एंड फीचर्स हो सकते हैं जो कि आपके सब स्टाइल्स में आ जाएंगे। 2 ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब देखो, एक है आपका रिमोट प्रोसीजर, एक है आपका रिमोट प्रोसीजर। तो इसके अंदर आप कैसे करते हो, देखो remote procedure call architecture, this component is used to present in a main program or a sub program architecture distributed among multiple computers on a network। तो remote procedure call को हम RPC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RPC। तो जो components हैं यहाँ पे वो कैसे distributed है, अलग अलग computers में या फिर आपके बहुत सारे networks हैं। ठीक है, उनमें आपका जो है ना ये components आपके distributed है, बट जो architecture है उनको allow कर रहा है communicate
कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, देवर लोकल फंक्शन कॉल्स, फाइन। तो बहुत सारे जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम आरपीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम या फिर सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर आता है। द मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिकम्पोजेज इनटू अ नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स और अ फंक्शन इनटू अ कंट्रोल हायरार्की। मतलब कि एक मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर आपके सीरीज ऑफ सब प्रोग्राम्स होते हैं या फिर बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। मेन प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कंट्रोल हायरार्की, ठीक है, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप उनको कॉल कर सकते हो। तो मेन प्रोग्राम कंटेन्स नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स, जो मैंने आपको बोला, फाइन। अब ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम किसका है, आपके कॉल एंड रिटर्न का है। तो देखो ना, आपका मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे आपके कंट्रोलर सब प्रोग्राम होते हैं। अब कंट्रोलर सब प्रोग्राम में ही आपके बहुत सारे एप्लीकेशन सब प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप इसको चाहो तो आप अपना कोई भी एग्जाम्पल इसके अंदर डिजाइन करके कोई वेबसाइट का यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपका एक मेन प्रोग्राम है, लेट्स सपोज क्या अब इसके लिए बताऊं मैं आपका, लेट सपोज गूगल है, गूगल मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर गूगल मैप है आपके पास, गूगल का और क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं गूगल आपके, बहुत सारी मतलब एपीआईज वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह। तो आप कुछ भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। अब उनका एप्लीकेशन सब प्रोग्राम्स अलग होते हैं, तो ये सब आपके अलग अलग कंट्रोलर्स जो है जो है इनके होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रोल सिस्टम होता है अलग अलग का। एंड मेन प्रोग्राम में सारे फंक्शंस होते हैं, फाइन। देन आपके पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का यूज करते हो बेसिकली। तो इट इज अ डिजाइन पैराडिगम बेस्ड on the division of responsibilities for an application or system into an individual reusable and self sufficient object। मतलब कि सॉफ्टवेयर कैसे आप जो डिजाइन करते हो वो एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हो, एंड हर एक ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट या फिर एंटिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। आपको पता है ना ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो बस उसको आपको वैसे ही समझाना है। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, देखो एनकैप्सुलेट करते हैं डेटा और ऑपरेशंस को, जो कि आप परफॉर्म करते हो, आप किसी डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपकी रियूजेबिलिटी बढ़ती है, मॉड्यूलैरिटी बढ़ती है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, जैसे आप क्लास क्रिएट कर दी, अब आप उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप उसके बना रहे हो, तो इससे आपका कोड रियूजेबल बन पा रहा है ना। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर पाते हो। यहाँ पर आपका द पॉपुलर अप्रोच ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज टू व्यू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एज द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। तो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज को ही क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन मॉडलिंग द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, क्लियर। Then the components of the system encapsulate data and the operations that must be applied to manipulate the data, है ना। तो बहुत सारे components होते हैं सिस्टम के, जो कि आपका मैंने अभी बताया, डेटा और operations encapsulate आप करते हो, और the communication between components are accomplished by message passing। तो ये message passing बहुत important है। message passing एक primary communication methods है जो कि objects के बीच में communication करने के लिए आपका यूज होता है। तो message passing यहाँ पे याद रखना। फिफ्थ आपका है लेयर्ड आर्किटेक्चर्स, ठीक है, तो मे बी ये लास्ट ही होगा इसके बाद, हाँ इसके बाद आपको ज्यादा नहीं है, हाँ लास्ट आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर है थैंकफुली। तो चलो यहाँ पर लास्ट इसको पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट लेयर्स आर डिफाइंड इन द आर्किटेक्चर्स। तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं आपके आर्किटेक्चरल में डिफाइंड होते हैं, तो उन लेयर्स को क्या बोला जाता है, आपका जो सिस्टम है बेसिकली आप लेयर्स के अंदर ही डिवाइड करते हो, एंड हर एक लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो देखो आउटर लेयर्स भी होते हैं, इनर लेयर्स भी होते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ आउटर लेयर मैनेज द यूजर इंटरफेस ऑपरेशन। मतलब जो आउटर लेयर होगा उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स कौन से होंगे, आपके यूजर इंटरफेस ऑपरेशंस वाले होंगे, है ना। जो यूजर इंटरफेस या फिर यूजर इंटरैक्शन मैनेजमेंट वगैरह, उसमें आपका आउटर लेयर के अंदर ये सारी चीजें होंगी। एंड द कंपोनेंट एग्जीक्यूट द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके कहाँ पर होंगे, इनर लेयर के अंदर। तो इनर लेयर के अंदर आपके एप्लीकेशन का लॉजिक, आपके फंक्शंस, आपका कोर सिस्टम सर्विस जो है वो सब इंक्लूडेड होता है। तो आउटर लेयर मतलब यूजर इंटरफेस, इनर लेयर मतलब ऑपरेटिंग सर्फेस का इंटरफेस, ठीक है। इनर लेयर्स के अंदर एप्लीकेशन लेयर आता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका ये आता है क्या, यूटिलिटी लेयर एंड द कोर लेयर। तो बेसिकली ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है, क्या, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो थ्री टीयर के अंदर आपका एक एप्लीकेशन होता है जिसको आप प्रेजेंटेशन लेयर भी बोल सकते हो, यूआई, ठीक है।
और उसके बाद होता है यूटिलिटी लेयर, जिसको आप एक बिजनेस लॉजिक या फिर लॉजिक लेयर भी बोल सकते हो, और कोर लेयर जो कि आपका डेटा लेयर होता है, डेटा बेस होता है, जो कि सेपरेट होता है बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। फाइन, यहाँ पर आपका ये डायग्राम है, देखो इसके अंदर आपके ये सारे कोड्स बताए गए। ये यूजर इंटरफेस आपका आउटर है, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर आता है, फिर यूटिलिटी लेयर आता है, उसके बाद आपका कोर लेयर आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं के अंदर बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं एंड ये कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। मैं एक बार वापस से आपके लिए समराइज कर देती हूँ। देखो जो चीजें मैंने स्लाइड से स्किप करी होंगी मे बी, ठीक है, तो वो आपको समझ लेना है कि बहुत सिंपल है एंड आप रीड कर सकते हो। जैसे कि ये डेटा स्टोर, ये डेटा स्टोर वाला है ना, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, तो इसके अंदर सिंपल आपको ये समझना था, ये मैंने स्किप किया था बेसिकली। तो आप क्या स्टोर कर रहे हो, डेटा, डेटा स्टोर कर रहे हो जो कि आप कंटिन्यूअसली एक्सेस कर पा रहे हो बाय अदर कंपोनेंट, जैसे कि अपडेट, डिलीट, ऐड, मॉडिफाई, है ना, आप डेटा स्टोर से उसको ये सब चीजें कर पा रहे होगे। तो ये सब आपका डेटा स्टोर एंड रिपोजिटरी में स्टोर होता है। तो मैंने आपको यही तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक डेटा होता है, एक डेटा बेस होता है एंड उसमें सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे ही आपको ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है सारे के सारे एक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपको वही जो मैंने आपको डीबीएमएस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, ये वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एकदम सिंपल में आपको मैं समराइज करती हूँ ये पांचों भी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। सी, सबसे पहला डेटा सेंटर्ड, तो मैंने क्या बताया, आपका सिर्फ एक सेंट्रल डेटा पे ये फोकस करता है और सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, इससे इंटरैक्ट करते हैं। तो सिंपल आप ये इसको समझ सकते हो। फिर डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, इसमें आप क्या करते हो, कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो अराउंड अ फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग स्टेजेस आपकी होती हैं। ठीक है, फिर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में ये किस पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपके मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो परफेक्ट मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। इस पे कौन फोकस करता है, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स, ये क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर पाए, उनको फैसिलिटेट कर पाए, ताकि वो इंटरैक्ट करे, लाइक मैसेज पासिंग के थ्रू इंटरैक्ट कर पाए। फाइन, एक दूसरे एंटिटी से, एक दूसरे ऑब्जेक्ट से। फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर्स, तो लेयर्ड यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम को लेयर्स में डिवाइड कर रहे हो। वो डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, वो कौन से लेयर्स हैं हमने देखे, विद द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज यूजर इंटरफेस में आपका यूजर वाला लेयर होगा, तो उसमें उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे, लॉजिक के अंदर उससे रिलेटेड, डेटा के अंदर उससे रिलेटेड। तो ये सारे आपके लेयर्ड आर्किटेक्चर्स होते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंड दिस वाज द complete unit 5 4 सॉरी ऑफ योर एसई। और 5 और 6 बचा है, आप मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट 5 और 6 ही चाहिए या फिर मैं पीपीएल का यूनिट 4 कंटिन्यू करूं। ये थोड़े थ्योरी सब्जेक्ट्स थे, इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा। जो मेन आपके सब्जेक्ट्स थे, M3 DSA, माइक्रो प्रोसेसर, वो तो कंप्लीट कर दिए हैं चैनल के ऊपर। आई एम थिंकिंग कि बहुत बड़ा जो सब सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये एसई और पीपीएल अगर चाहे तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं अगर नहीं भी पढ़ाऊं, क्योंकि पीपीटी वगैरह सब अपलोडेड है चैनल पे, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। जो नोट्स वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीटली अवेलेबल है आपके लिए। बस मास्टर सॉल्यूशंस आपके अभी मैंने नहीं डाले हैं, आई विल अपलोड इट वेरी सून। तो नोट्स वाला पार्ट कंप्लीटेड है, ये सारे नोट्स आपके पास प्रेजेंट है। तो आप चाहो तो अपना उसी से रीड करके भी समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप वीडियो से रेफर कर सकते हो एंड बार बार देख के समझ भी सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि नेक्स्ट आप चाहते हो कि मैं ऐसे यूनिट 5 बनाऊं या फिर मैं पीपीएल यूनिट 4 बनाऊं। इसका आंसर मुझे इस कॉमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मैंने बहुत सारे, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स आपके लिए ले लिए, लेकिन उन एग्जाम्पल से आई होप आपको चीजें याद आएंगी। ऐसी का पेपर लिखोगे तो मेरी आवाज आपके कानों में जरूर आएगी, आप वो एग्जाम्पल्स को जरूर रिकॉल कर पा रहे होगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कुछ फनी भी दिए होंगे, लेकिन दो ज्यादा एग्जाम्पल्स जो आपको ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।